तो ये आज मैंने काला रंग पहना है फॉर द डिमाइस ऑफ द डिफेंडिंग चैंपियंस। तुमने क्यों पहना, हमने डिस्कस नहीं करा अभी तक। आई थिंक मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रील्स के कॉन्टेक्स्ट में देख के पहन लिया भाई, वहां पे सही लगता ब्लैक कलर, इसलिए मैंने रील्स के कॉन्टेक्स्ट में सामने टेक्स्ट आता है ना तो अच्छा लगता है। अच्छा तुम थोड़ा सा एडिटिंग के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो। बट भाई आज हम लोग को बातें क्या करनी है। एक तो केकेआर को पकड़ के पीटा गया, मुंबई ने एकदम डिस्ट्रॉय करा है, और फिर एलएसजी को पकड़ के पीटा गया और उनको डिस्ट्रॉय पंजाब ने करा है। और पंजाब क्या इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है देखने में, मतलब ये एक जेन्युइन शाउट निकल के आ रहा है। तो ये दोनों मैचेस को ना हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड वी विल ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑन हाउ द टीम्स आर परफॉर्मिंग। और साथ ही साथ मुंबई, कोलकाता और एलएसजी की तो बहुत बात होने वाली है इस मैच में, क्योंकि इसका हम लोग प्रीव्यू करेंगे कल के मैच के लिए केकेआर एसआरएच का जो होने वाला है। आई थिंक इट कुड बी, चलो मैं जब प्रीव्यू करेंगे तब बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, उस टाइम पे जाके रेफर कर लेना। और एलएसजी और एमआई का मैच होना फ्राइडे को, उसकी भी डिटेल में बातें करेंगे, बिकॉज एलएसजी भी हारी है और केकेआर एसआरएच भी हारे हुए हैं, तो काफी अच्छे नैरेटिव्स चल नहीं रहे टीम्स के अराउंड। डिटेल में बातें करेंगे। आज का जो मैच है आरसीबी जीटी का, उसका हम लोग प्रीव्यू लास्ट पॉडकास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपको वो देखना तो आप पिछले पॉडकास्ट में जाके देख सकते हो। और आज शाम को लोग लाइव भी आएंगे, तो वो स्ट्रीम भी मेंबर्स ओनली ही हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आप मेंबरशिप्स हमारे जरूर परचेज करें। आई थिंक काफी सारा कंटेंट इस वक्त मेंबर्स ओनली आ रहा है, स्पेशली आईपीएल में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू बी गेन्ड। आप लोग आइए यहाँ पे, हम लोग वॉच अलॉन्ग्स भी अब कर रहे हैं थोड़े थोड़े। आई थिंक धीरे धीरे मेंबरशिप हमारी जो है, मेंबर्स बन भी रहे लोग हैं, धीरे धीरे कम्युनिटी ग्रो हो रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग और प्लान करें कैसे और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे मेंबर्स को। एंड आई थिंक आप सबका सपोर्ट रहेगा तो चीज़ें और अच्छी होंगी। तो ये जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे, उससे हम लोग काफ़ी सारे सजेशंस उठाते हैं। जैसे आज केकेआर के रिगार्डिंग एक सजेशन आया कि रमनदीप सिंह ने कुछ बोला ऊपर बैटिंग करने का अपैरेंटली। अच्छा, तो वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप चैट से तो उठाया सजेशन, वो कई लोग कहते हैं बात करो इसके बारे में, करेंगे प्रीव्यू में बातें करेंगे जब एसएच की बातें होंगी। तो ऐसे ही टॉपिक से सजेशन आप भी दे सकते हैं, जरूर ज्वाइन करिए, डिस्कशन का पार्ट बनिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, हमने जब प्रीव्यू करा था तो बोला था, मतलब मैंने तो पर्टिकुलरली बोला था कि कैसे ये गेम इतना आसान शायद मुंबई के लिए होगा नहीं। ऑन पेपर हमेशा से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रही है मुंबई के पास बहुत बड़ी, पर केकेआर ने पिछले 5 में से 4 बार मुंबई को हराया है, और पिछले साल डबल बीट करा था। पर जिस तरीके से मुंबई ने लताड़ा है ना, एक वो मीम देखा था मैंने कि केकेआर का एक फैन है, वो रो के बोल रहा है मुंबई पापा एरा इज बैक। तो एग्जैक्टली वही हुआ है भाई इस बार। तो मतलब कोई कंपटीशन नहीं था, इट इज इजीली द बिगेस्ट ह्यूमिलिएशन ऑफ दिस सीजन सो फार। एसआरएच जो 1-2 मैचेस हारे थे 15-16 ओवर के अंदर, लेकिन नथिंग कम्स क्लोज टू दिस। क्या इनिशियल थॉट्स है इसको लेके? आई थिंक मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि केकेआर इतना गंदा हारेगी, स्पेशली बिकॉज लास्ट मैच वो लोग कन्विंसिंग विन के साथ आए थे अगेंस्ट आरआर। तो आई थॉट कि यार कैंप के अंदर भी चीज़ें इंप्रूव होंगी, प्लेयर्स भी थोड़े मोटिवेटेड होंगे, प्लस इस मैच में नारायण वापस आने वाले थे, तो मुझे उनसे भी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई आके वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मुंबई इंडियंस इस तरीके से टर्न अप करने वाली है, इतना डोमिनेट कर जाएगी। ये बात तो थी कि सूनर और लेटर उन्हें टर्न अप करना ही था, क्योंकि दैट्स मुंबई इंडियंस फॉर यू। हमेशा हर सीजन ऐसी स्लो स्टार्ट करते हैं और फिर एक विन आती है जिसके चलते उनकी स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है। लास्ट सीजन वो नहीं हो पाई थी, बट इस सीजन बिकॉज थिंग्स आर नाउ गुड इन द कैंप, जो वाइब है वो सब अच्छी हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि चीज़ें बेटर होंगी। बट जिस तरीके से हमारी टर्न अप करी है, हर एक प्लेयर ने टर्न अप करा है, एंड एट द सेम टाइम केकेआर का हर एक प्लेयर, मतलब क्या ही परफॉर्मेंस दी उन लोगों ने। इतनी हंसी आ रही थी देख के उस टाइम पे स्ट्रीम के दौरान, वो भी हमने मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करी थी, पहली बार वॉच अलॉन्ग करा था, तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ बिग ह्यूमिलिएशन, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम केकेआर। देखो, इट बॉयल्स डाउन टू 2 थिंग्स। ये जो हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे अभी गेम की, इसके 2 लेसन्स होने वाले हैं और 2 कंक्लूजन्स होने वाले हैं। एक तो मुंबई की तरफ से जब वो बॉलिंग कर रहे थे, पिच परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, और सेकेंडली केकेआर की तरफ से जितना घटिया आप सिचुएशन को रीड करके एग्जीक्यूट अपने प्लान्स कर सकते थे, उतना घटिया आपने करके दिया। ये दोनों चीजें कैसे हुई अभी मैं टेक्निकली ब्रेक डाउन करूंगा। एंड बिफोर दैट मैं 2 चीजें और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ना ये सी दिस इज वन थिंग, मैं खुद इतना बड़ा केकेआर, मैं 2008 से आईपीएल देख रहा हूँ भाई। जो लोग पूछते हैं भाई क्रिकेट कब से देख रहा है, कर रहा है, मैं 2007 से क्रिकेट देख रहा हूँ, और 7 का T20 वर्ल्ड कप भी देखा था पूरा, और आईपीएल मेरे सामने ही बना है, और मैं 2008 से केकेआर को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। ये जो रिसेंट डेज में एक हिपोक्रेसी मुझे दिखती है ना फैन बेस में, कि अराउंड वेंकटेश है, बिकॉज जब गिल के ओवर उनको चूज करा गया था तो ये था कि भाई आपने कैसे कर लिया, गिल हमारे नेक्स्ट स्टार होने थे, एंड आई एक्चुअली एग्री विद दैट।
उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने नॉकआउट से परफॉर्म कर दिया, तो लोग कह रहे हैं नहीं भाई क्लच प्लेयर है, इसको तो रखना ही चाहिए था। टू द पॉइंट कि जब 24 करोड़ उनके ऊपर खर्च करे गए तो लोग जस्टिफाई कर रहे थे उस चीज़ को। हमने इस चीज़ को कॉल आउट करा था आईपीएल ऑक्शन के बाद से। हमने 3 वीडियोस बनाई थी स्पेसिफिकली ऑन ऑल द स्क्वाड्स, एंड इसमें हमने केकेआर को 3 बार बोला था कि आपने क्या करके दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड रहाने को कप्तान बनाई, ये भी क्या ब्लंडर था ये मेरे को समझ में नहीं आया। इसको हमने स्टैटिस्टिकली प्रूव भी करा था। बट अभी दोनों ही चीजें, लाइक रहाने की कप्तानी पे जेन्युइनली क्वेश्चंस हैं, 2-3 टैक्टिकल डिसीजन मुझे सच में समझ में नहीं है, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एंड वेंकटेश अय्यर का रन नहीं है, चलो ठीक है नहीं है भाई, अभी पूरी फैन बेस क्यों पलटी हुई है कि ये तो फ्रॉड है और इनको तो हमें 24 करोड़ देने नहीं चाहिए थे। आप ही वो लोग हो जो कह रहे थे कि नहीं एकदम सही डिसीजन लिया है। मतलब आई थिंक वही 2 चीज़ों में फैंस डिवाइडेड है। एक फैंस वो थे जो कि हमारे जैसे थे, जो कह रहे थे स्टार्टिंग से डिसीजन गलत है, एंड दूसरे बहुत ही लो परसेंटेज था। हाँ, फॉर श्योर एंड मेजोरिटी वो थे, क्योंकि हमारे जो कमेंट्स आए थे उसको भी देख के पता चल गया था कि एटलीस्ट हमारी जो ऑडियंस है उसमें मेजर सेंटिमेंट किस तरफ जाता है। मेजोरिटी लोग कह रहे थे कि भाई आप लोग जानते नहीं हो कितने क्लच प्लेयर है, ऑलराउंडर है वो। ऑलराउंडर का भी इतना ज़्यादा टैग लग गया था, ऑल्दो हमें देखने को मिल रहा है भाई इम्पैक्ट प्लेयर के बाद देयर इज नो चांस कि उन्हें बॉलिंग दी जाएगी। मतलब यहाँ तो रसल को बॉलिंग नहीं मिल रही थी, उनको तो दूर की बात है। तो ऑलराउंडर वाला टैग भी हट जाता है। चलो एक फिर बात होती है कि चलो एक क्लच परफॉर्मेंसेस देते हैं, जो कि राइटफुली सो उनने दी भी हुई हैं, तो वहाँ पे उनका वो बात लगती है। बट प्लेऑफ्स में परफॉर्मेंस करने के लिए आपको प्लेऑफ्स में पहुंचना भी पड़ेगा, एंड प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए जो परफॉर्मेंसेस रिक्वायर्ड हैं, क्या वेंकटेश अय्यर वो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं। एंड ये भी आई वुड गिव क्रेडिट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स, जिसने हमारे एक लाइव स्ट्रीम पे बोला था कि वेंकटेश अय्यर ने कभी भी कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस नहीं दी है। एग्जैक्टली। तो उनके साथ इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा गैम्बल लेना, एंड उसके बाद चलो आपने गैम्बल लिया, उसके तो उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं दी। प्लस इन सेइंग दैट यार मुझे ये बहुत गंदा लगता है जब आप लोग बिलो द बेल्ट जाके ना किसी प्लेयर के प्राइस टैग के ऊपर वो करते रहते हो कि 24 करोड़ दिए, रन क्यों नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। भाई दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट अ प्लेयर। ये दिस इज नॉट द राइट वे टू क्वेश्चन समबडी। 24 करोड़ होते या 2 करोड़ होते, रन नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन करो। हाँ। पर ये चीज पैसे लेके आ जाना इसमें बीच में, मतलब यहाँ पे आप मैनेजमेंट को कॉल करोगे तो एकदम सही है। प्लेयर को ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ही डिड नॉट डिसाइड हिज प्राइस। मतलब व्हाइल यू कैन क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंसेस बट डोंट डू बिलो द बेल्ट इन सच अ वे। तो ये हम भी कभी प्रमोट नहीं करते अपने चैनल पे। बट नाउ एक्चुअली कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड द मेन मैच एनालिसिस। देखिए टॉस में हम जब पिच को देखा पहली बार, तो रहाने बीइंग अ मुंबई भाई, उन्होंने भी कहा था कि कैसे पिच थोड़ी अलग लग रही है देखने में, इन द सेंस दैट देखो रेड सॉइल पिच है, रॉक सॉलिड होती है, वानखेड़े में रन बहुत आते हैं, ड्यू का फैक्टर भी आता जाता रहता है, तो सब चीजें पॉइंट करती हैं कि आप चेस करो। ऊपर हमें थोड़ी सी ग्रास की कवर भी दिख रही थी, बड़ी कंसिस्टेंट ग्रीन ग्रास की कवर दिख रही थी, विच मेंट कि बॉल पे बड़ा अच्छा कैरी मिलने वाला है। और रवि शास्त्री कहते हैं कि मैं पिच क्रिएटर से बात कर रहा था मैच से पहले, तो वो कहता है 230-240 की पिच है। डैम, आज कोई भी बंदा ये बहाना नहीं दे सकता कि केकेआर जो है वो पिच की वजह से रन नहीं बना पाई। एंड दिस इज वाई मुंबई का जो एग्जीक्यूशन है बॉल के साथ वो इतना स्पेशल होता है कि इतनी पाटा विकेट पे जहाँ पे 230-40 बन सकते थे, वहां पे अपने एक टीम को, और एक टीम ने डिफेंडिंग चैंपियंस को 120 के अंदर आधे स्कोर पर निपटा दिया। तो मुंबई की तो जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है यहाँ पर। एंड अगर हम लोग चेंजेस की बातें करें तो बेसिकली नारायण और मोइन अली का स्वैप हुआ था जो कि एक्सपेक्टेड था, आई थिंक सही भी था वो। मुंबई के लिए विल जैक्स वापस आए थे, हमने कहा था, विघ्नेश वापस आए थे, हमने कहा था ये भी कि होना चाहिए। एंड अश्विनी जो कि स्टार रहे इस मैच के, इनके बारे में हमने आईपीएल के स्टार्टिंग के फेज में हमने बात करी थी कि इनको भी ट्राई करा जा सकता है, एंड इवेंचुअली इनको चांस मिलता है। मुजीब, रॉबिन मिन्स और सत्यनारायण बाहर हो जाते हैं। आई थिंक द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि यहाँ पे विल जैक्स वापस तो आए बट रिकल्टन नहीं गए थे इनकी जगह रॉबिन मिन्स गए थे। आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि रॉबिन मिन्स को एटलीस्ट एक और चांस मिलेगा, क्योंकि अभी ने 2 ही मैचेस खेलते हुए थे। यस, उनने परफॉर्मेंस बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई थी, बट अनंत अंबानी ने जिस तरीके से आके कहा था कि भाई वो तो हमारे प्लान्स के पार्ट होने वाले हैं, वॉच आउट फॉर रॉबिन मिन्स। मतलब आपने 2 मैचेस का उनको बेंच कर दिया एंड देन यू आर प्लेइंग विल जैक्स। रिकल्टन का अच्छी बात यह है कि अल्टीमेटली वो फॉर्म में आ जाते हैं, तो वी कांट क्वेश्चन हिज पोजीशन नाउ, बट एज ऑफ मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था भाई कि रॉबिन मिन्स को क्यों बाहर करा। नो फेयर। और इसमें अगर हम लोग बात करें हमारे पावर प्ले की, बिकॉज मैच यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। 41 for 4 होता है केकेआर का स्कोर, एंड इसमें दिस इज द मोस्ट पैथेटिक एंड द मोस्ट लेम परफॉर्मेंस बाय अ बैटिंग यूनिट इन अ पावर प्ले दिस सीजन। बड़े क्लियरली बहुत दिखता है इसमें। एंड ये किस तरीके से मुंबई का इसमें ब्रिलियंस रही है डिसिप्लिन दिखाने में अपने प्लान्स को लेके, वो मैं अभी आपको टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। जो सारे के सारे 4 विकेट गिरे हैं ना पावर प्ले में, उसमें पिच की कोई गलती नहीं थी, सारा का सारा पैथेटिक एग्जीक्यूशन बाय द बैटर्स था। बोल्ट ने जो पहला विकेट निकाला नारायण को, देखो इसको हम लोग ब्रेकडाउन वैसे ज्यादा करने का पॉइंट है नहीं, बिकॉज नारायण से आप क्या ही एक्सपेक्ट भी करते हो।
ही इज इन अ सेंस अ टेल एंडर, जो कि थोड़ा स्वॉश बकलिंग कर लेते हैं. बट सी ट्रेंट बोल्ट का हमें पता है कि विद द न्यू बॉल उनका जो ट्रेडिशनल शेप रहता है बॉल का, इट गोज अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर. बॉल थोड़ा सा शेप लेके लेफ्ट हैंडर से बाहर जाती है, स्विंग करती है. ऐसे में नारायण एक ओवर पिच डिलीवरी पे एक्सपेक्टिंग कि मैं अपनी सामने वाली टांग जो है क्लियर कर दूंगा, हटा के अपना शोल्डर्स खोलूंगा और रूम बनाऊंगा और फिर मैं स्लॉक करूंगा मिड विकेट के ऊपर से. बट डिड नॉट कवर फॉर द लाइन ऑफ द स्विंग. बॉल उनसे स्विंग होकर बाहर चली जाती है एंड डंडों पे लग जाती है. तीनों डंडे उनके एक्सपोज थे बिकॉज सामने वाली टांग उन्होंने पहले से क्लियर कर दी थी. विकेट्स कवर्ड थे नहीं, होते भी तो शायद एलबीडब्ल्यू हो जाते. तो अब मैं देखो इसमें टेक्निकली मैंने बता दिया क्या गलती थी, लेकिन अब इसको आप क्या ही ब्लेम करोगे नारायण से. एनीथिंग दैट कम्स एज अ बोनस. आई थिंक द एंटरटेनिंग थिंग वाज बोल्ट ने जेन्युइनली फुटबॉल खिला दिया भाई इस बार. अरे भाई, जो हमेशा कहते हैं कि वो 1 for 1 दिखेगा या फिर 2 for 1 दिखेगा, वो जेन्युइनली देखने को मिल रहा था यहाँ पे. फिर हम देखते हैं क्विंटन डिकॉक एंड दीपक चहर को वो स्लॉक करने का ट्राई करते हैं. वंस अगेन स्टेप आउट कर रहे थे, बॉल और बॉडी के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं था कि वो बॉल के अंडरनीथ आके उसको एलिवेट कर पाए. ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस चाहिए रहता है, एकदम ही मुंह के नीचे. आप खुद ट्राई करना, कभी गली क्रिकेट खेलोगे तो अंडर आर्म बॉलिंग कराओ एक बंदे से, अगर आप बॉल के टिप तक एकदम मुंह के नीचे ही पहुंच जाओगे ना तो कभी उसको एलिवेट नहीं कर पाओगे. हाँ, आप उसको डाउन द ग्राउंड ड्राइव जरा अच्छे से कर सकते हो, बट एलिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा गैप चाहिए रहता है, जहाँ पे आपका फुट लैंड कर रहा है और जहाँ पे बॉल लैंड कर रही है, तभी वो अंडरनीथ आके आप स्लॉक कर पाओगे. तो क्विंटन डिकॉक परहैप्स डिड नॉट गेट दैट एंड वो एकदम ही मिड ऑफ के हाथों में चली जाती है, इजी कैच हो जाता है. चलो मैं फिर भी कह रहा हूँ क्विंटन डिकॉक को भी मैं कॉल आउट नहीं करूंगा बिकॉज एक मैं ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं. वो एक मैच इनिंग हमें ऑलरेडी दे दी है. बंदा अगर एक पूरे सीजन में 3-4 ऐसी इनिंग भी खेल जाए तो उनका सीजन सक्सेसफुली होता है. तो अभी 3 में से 1 उन्होंने कर दिया, अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है उनका. बट उसके बाद जब हम देखते हैं रहाणे को, अश्विनी कुमार की पहली बॉल थी वो, उन्होंने एक डीप पॉइंट और एक डीप स्क्वायर लेग सेट इन कर रखा था. एंड जो ऐसा सेटअप होता है इसमें बेसिकली थर्ड मैन और फाइनल के अंदर होते हैं. तो इसमें ना स्कोप बहुत कम होता है कि आप बाउंसर जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप डालोगे, क्योंकि आप बड़े आराम से अपर कट मार दोगे, थर्ड मैन सर्कल के अंदर है. ऐसे में या तो आप बाउंसर डालोगे तो बॉडी के अंदर डालोगे ताकि वो स्क्वायर लेग पे पुश करे. हाँ, हुक लग जाएगा कभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप बैट्समैन को थ्रेटन कर सकते हो बॉडी लाइन पे. या तो आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड एक यॉर्कर ट्राई करोगे, फुल लेंथ की डिलीवरी ट्राई करोगे. एंड अश्विनी ने यही करा, आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड एक फुल लेंथ की डिलीवरी ट्राई करी. ना रहाणे बीइंग सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ही न्यू कि ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, वही करा उसने. एंड डीप पॉइंट वहाँ पे खड़ा हुआ है, ट्राइज टू स्लैश इट, बैट ट्विस्ट होता है, हाथ में अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई एंड तिलक वर्मा के हाथों में कैच आ जाती है. वो भी उन्होंने फंबल कर दिया था लेकिन कैच आ जाता है. और यहाँ पे आकाश चोपड़ा ने भी एक ट्वीट करा था, मैं देख रहा था अभी, कि वही कि जो ऑल आउट इंटेंट वाली स्ट्रैटेजी है, कभी ना कभी तो आपको अडाप्ट करना ही पड़ेगा. क्योंकि हाँ, मुझे मारना है अंधाधुन, हाँ भले ही फील्डर है वहाँ पे. देखो ये एक बहुत ही डाइसी टॉपिक है. आई थिंक ऑल आउट इंटेंट इज द वे टू गो, फ्यूचर यही होने वाला है. बट अभी हमने SRH के लिए भी कहा था कि जब आपको पता 3-4 विकेट गिर गए हैं स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हो, अडेप्ट कर लो, पिक योर बॉल्स. अगर आप मतलब अपनी ईगो के साथ मत खेलो कि बॉलर ने फील्ड सेटअप कर रखी है और वो फील्ड के हिसाब से ही बॉलिंग कर रहा है तो भी मैं फील्डर के ऊपर से ही मारूंगा. आई थिंक रहाणे ने जो करा है, मतलब उस टाइप तक, जैसे 2 विकेट गिर चुके, 1 विकेट गिर चुका था ना उस टाइम पे, या 2 विकेट चुके, क्विंटन डिकॉक भी आउट हो गए थे. हाँ, तो 2 विकेट गिर चुके. आई थिंक तब भी आप वो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो, बट वही ना, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर आपको क्रिटिसिज्म हाँ मिलेगा. आई थिंक जहाँ पे रहाणे आउट हो गए और उसके बाद नीचे जो खिलाड़ी आए और उन्होंने सेम अप्रोच दिखाई, वहां पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगने लग गई केकेआर के साथ. मतलब पॉइंट यही था कि यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग एंड उसके बाद भी आप जस्ट बिकॉज यू वांट टू गो, देखो ऑल आउट का क्या मतलब, आप 10-15 रन ही तो मारोगे ओवर में, तो 3 गुड बॉल्स दैट यू गेट, यू विल स्कोर दोज रन्स. बाकी बॉल्स आप सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो. तो पिकिंग दोज बॉल्स इज द आर्ट ऑफ बैटिंग. और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा माइंडलेस इंटेंट के चक्कर में कभी कभी भूल जाते हैं, जो कि माइकल क्लार्क ने भी कॉल आउट करा है. तो आई थिंक ये चल रहा है, ये एक डिस्कशन चल रहा है. केन विलियमसन ने आज प्री मैच शो में बोला था कि सेंसिबल बैटिंग इज समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन इनफ इन दिस सीजन. तो ये ऊपर के लेवल के क्रिकेटर्स भी सेम चीज को एको कर रहे हैं. अब इसके बाद क्या होता है, अच्छा यहाँ पे 1 सेकंड, हार्दिक पांड्या की कप्तानी को देखो आप. दीपक चहर ने विकेट लिया था क्विंटन डिकॉक का, उनको सेकंड ओवर नहीं मिला. अश्विनी कुमार को आप लेके आए, उन्होंने पहले ओवर विकेट ले लिया. तो वो चेंज था, इंस्पायर्ड चेंज था, विकेट मिला तो तारीफ बनती है इसमें. उसके बाद हम देखते हैं कि दीपक चहर आते हैं एंड वेंकटेश अय्यर, द 24 करोड़ मैन, 2 कैचेस उनके ड्रॉप हो चुके थे. हमने नीतीश राणा वर्सेस CSK वाला जो भी बैटल हुआ था उसकी बात करी थी, कैसे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स थी जेमी ओवर्टन की, बाउंसर्स नहीं थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स थी,
उसके वो अंडरनीथ आके उसको अपर कट मार के, क्योंकि थर्ड मैन फाइनल सर्कल के अंदर थे, पीछे चौके में मार रहे थे, लिटरली रन्स खोद के निकाले थे उन्होंने। अब जेमी ओवर्टन जो है वहां पर एक राइट हैंडेड बैटर को बॉल, लेफ्ट हैंडेड बैटर को बॉल डाल रहे हैं अक्रॉस, तो बॉडी से बॉल लीव कर रही नीतीश राणा के। यहाँ पे दीपक चहर का भी नेचुरल शेप होता है कि वो बॉल अंदर आएगी लेफ्ट हैंडर के लिए, तो उसमें उनको रूम मिलेगा नहीं वेंकटेश अय्यर को वो शॉट मारने का। ही वॉज क्रैम्ड फॉर द रूम, अच्छे से बॉल कनेक्ट नहीं हुई, विकेट कीपर के हाथ में चली गई। तो पुअर चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ शॉट एंड पुअर चॉइस ऑफ पिकिंग द डिलीवरी व्हिच इज टू बी स्कोर्ड। आई थिंक और प्रॉब्लमैटिक चीज वो थी जब वो स्टार्टिंग में 2 बार आपके कैचेस छूट चुके हैं, उसके बाद तो यार आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए था। मतलब क्लियरली आप उस कंडीशन में उन बॉलर्स के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं थे, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते अपने आप को, यहाँ पे भी उन्होंने टाइम लिया, अच्छी खासी 10 बॉलें तो लिए उनने नहीं, बट उन 10 बॉलों में कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं टाइम लूंगा। हाँ राइट। मतलब अगर थोड़ा सा वेट करते और अपनी बैटिंग कैपेबिलिटीज को, अपनी बैटिंग एबिलिटी को थोड़ा बैक करते कि मैं बाद में आके कवर अप कर लूंगा इन चीज़ों को, वो आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। जब आप पता है आपको 2 कैचेस आपके छूट चुके, क्लियरली यू आर नॉट इन गुड फॉर्म। ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड से रघुवंशी एकदम बढ़िया टच में लग रहे थे भाई साहब। रघुवंशी की बातें करते हैं, देखो अगले 4 ओवर में 32 रन आते हैं, 28 रन आते हैं एंड रघुवंशी आउट हो जाते हैं, बट ही इज परहैप्स दी ओनली गुड स्पॉट इन केकेआर's बैटिंग राइट नाउ। सबसे कंसिस्टेंट भी वही रहे हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि हमें रघुवंशी को भी कॉल आउट करना चाहिए, एंड क्योंकि एक पार्टनरशिप चाहिए थी उस टाइम पे। मतलब जब आपके 3-4 विकेट गिर चुके हैं, आई थिंक यहीं पे वो डिबेट आती है कि ये जो माइंडलेस हिटिंग वाली बात होती है, ऑल्दो रघुवंशी ने माइंडलेस हिटिंग नहीं करी थी, एकदम डाउन द ग्राउंड चौके मारे, मतलब काफी क्रिकेटिंग शॉट्स वाले चौके थे उनके। तो मतलब एक पार्टनरशिप की आपको इंपॉर्टेंस थी, बट उसके बाद भी यू wanted to carry out with the same pace, with the same intent, and उसके चलते आप ultimately out हो गए। Yes, we are expecting too much from a young guy, जिनका ये सिर्फ सेकंड सीजन होने वाला है ultimately, बट कहीं ना कहीं अगर वो दिखता तो एक अच्छी चीज लगती। नहीं यार वो, पर मेरा पॉइंट है कि he should be the last guy for sure, yeah, that you're criticizing। अभी 10 चीजें और दिख रही हैं, उसने एटलीस्ट हर मैच में अभी तक 3 मैचेस में कंसिस्टेंटली खेला तो है। हाँ, जिस बॉल पे आउट 1 सेकंड, हार्दिक पांड्या वेरी स्मार्ट, चौथे स्टंप की बाउंसर आप मार रहे हो, आपने डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन ले रखा है, तो लेग साइड पे सारे फील्डर्स डीप, आपके पास कोई कवर वहाँ पे है नहीं। उसमें भी फिर वही ना कि रघुवंशी जो है वो ट्राई कर रहे हैं छोटा सा गैप एक्सप्लॉइट करने का इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, इसलिए वो सामने मारने का ट्राई करते हैं, मिड विकेट हाथ में ले लेता है। वरना यूजुअली आप जो पुल मारते हो स्क्वायर लेग के पास मारते हो, कई बार सामने मारने की एबिलिटी बहुत कम लोगों में, रोहित शर्मा इज वन ऑफ देम। तो वो छोटी छोटी नुआंसेस होती है, टेक्निकलिटीज जिस पे आप आउट हो जाते हो। देखो हार्दिक पांड्या 1 सेकंड फील्ड सजा रखी है और उसके हिसाब से बॉलिंग करी है, बिकॉज ऐसे पिचेस पे आपको पिटना ही है, तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज आप एक प्लान बनाओ, उसके हिसाब से बॉलिंग करो। ये हर एक डिसमिसल में आपको दिखेगा कैसे केकेआर ने बेवकूफ़ी करी और उस बेवकूफ़ी को इलिसिट कराया किसने, मुंबई के परफेक्ट एग्जीक्यूशन में। तो मुंबई की तो जितनी तारीफ करो आप उतना कम। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब रसल, रमनदीप, मनीष पांडे को बीच में आना पड़ गया भाई, एंड मनीष पांडे परहैप्स इज दी ओनली है जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई बॉल एक्चुअली डिड समथिंग। द अश्विनी कुमार स्क्रैम्बल सीम से बॉल डाल रहे थे, राउंड द विकेट फॉर मनीष पांडे, वहां से बॉल काटा बदलती है, सीम बाहर करती है एंड डंडों पे लग जाती है। दैट इज दैट 1 विकेट जहां पे फिर भी कह सकते हो कि ठीक है बैटर को कुछ तो रिस्पेक्ट दो। प्लस ही वाज नॉट थ्रोइंग अवे हिज विकेट, उस डिसमिसल पे जो आउट है वो छक्का मारने नहीं जा रहे थे। एक्चुअली लुक्ड वन ऑफ द मोर सेंसिबल गाइज मनीष पांडे, जिनको हार्डली कुछ खेलने को मिलता है। पिछले 1.5 साल में वो एक मैच खेलें केकेआर से। रसल यार, मतलब रसल आते हैं बैटिंग करने के लिए। रिंकू जिस तरीके से आउट हुआ ना, इट इज अ क्लासिक केस ऑफ कैसे आप प्री डिटर्मिन्ड शॉट से आउट होते हो। आप नोटिस करना 10वें ओवर के बाद अश्विनी कुमार को वापस लाया गया था अराउंड द 11th और 12th ओवर, ठीक है। और ये टेक्निकलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यूजुअली ना आपको बचपन से सिखाया जाता है कि हर एक इनिंग में किसी भी टीम के पास 5 या 6 के 6 तगड़े बॉलर नहीं होंगे। 1-2 बॉलर हमेशा रिलेटिवली थोड़े से या तो इनएक्सपीरियंस्ड होंगे या तो लोअर क्वालिटी के होंगे। ये इम्पॉसिबल है कि 5 के 5 ही सब एकदम सेम स्किल लेवल पे हूँ। तो यू ऑलवेज पिक एंड चूज योर ओवर्स कि मुझे किन पे टारगेट करना है। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट अ रन चेज इसेंशियली। तो रिंकू सिंह वहाँ पर जो है, आई थिंक ही क्लियरली मेड अप हिज माइंड कि ये अश्विनी कुमार का ओवर आ रहा है, ही इज द मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड गाय, इनको मैं इस ओवर में मैक्सिमाइज करूंगा। तो उससे पहले जब वो आउट हो उससे पहले आप देखोगे तो उन्होंने चौका मारा था, चौका छक्का मारा था कुछ। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए हैं, इट वॉज अ प्री डिटर्मिन्ड स्टेप आउट। पहले से बॉल डालने से पहले सोच के बैठे थे कि मैं स्टेप आउट करूंगा। अश्विनी कुमार रेड हिज मूवमेंट, छोटी बॉल पटकते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, डीप पॉइंट खड़ा हुआ था, हाथों में बॉल आ जाती है। बट यार रिंकू सिंह के पास कितना अच्छा मौका था यहाँ पे। मतलब हमने लास्ट सीजन इतना गुणगान किया, प्लस हमने
ऑक्शन के दौरान भी इतना गुणगान किया कि लास्ट सीजन जो है रिंकू सिंह को टाइपकास्ट कर दिया गया एज अ फिनिशर। बहुत कम बॉलें उनको पूरे सीजन में 60 बॉलें खेलने को मिली, एंड दैट इज व्हाई इट इज काइंड ऑफ अनफेयर टू जज हिज सीजन। लास्ट सीजन जो था पूरा उनका, यहाँ पे उनको फाइनली एक चांस मिला था जहाँ पे वो ऊपर आते, एंड आपको बहुत ज़्यादा कुछ हिटिंग करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि केकेआर ईदर वे बहुत लंबे टारगेट तक नहीं पहुंचने वाली थी। ये चीज़ इट वॉज क्वाइट क्लियर कि 200 तो बिल्कुल ही चांस नहीं है, 150 बन जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रिंकू सिंह वहां पे आके अगर एक पार्टनरशिप रखते और फिर एंड में अपनी, अगेन जैसे मैंने वेंकटेश अय्यर को कहा कि एंड में अपनी एबिलिटी को बैक करते, रिंकू सिंह इज नोन फॉर दिस यार कि वो हिटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर वो टाइम देते अपने आप को तो अच्छा खासा स्कोर बना लेती केकेआर, बट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम क्योंकि उनका करियर जहां पे जाना चाहिए था इट इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग देयर। टीम इंडिया के साथ भी वो एक अभी तक रेगुलर नहीं बन पाए हैं, जो कि एक टाइम पे सबको लास्ट सीजन T20 वर्ल्ड कप से पहले तो सबको लग रहा था भाई ही शुड बी इन द स्क्वाड, पर उसके बाद वो स्क्वाड में नहीं थे। एंड ऑब्वियसली वी नो हम लोग जीत भी गए वर्ल्ड कप तो वी कांट क्रिटिसाइज एनी डिसीजन, बट इस टाइम पे भी देख के लग रहा है भाई कि आप कैसे लोगे रिंकू सिंह को स्क्वाड के अंदर। वही है ना, बॉलिंग की लिमिटेशन थी इनिशियली तो उसके से उनको नहीं प्रेफरेंस दी जाती थी, बट अब बैटिंग में भी ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ बिकॉज 26 का वर्ल्ड कप इज परहैप्स हिज लास्ट चांस। लास्ट चांस क्यों यार? 26 के वर्ल्ड कप के बाद तक तो और नई ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स भी आ जाएगी। हाउ ओल्ड इज ही? नहीं है तो अभी 26-27 की मेरे ख्याल से, ज्यादा 28 के हो जाएंगे। बट एक बात होती है ना कि आपका जो अभी प्राइम रिकग्निशन वाला टाइम चल रहा है जिसमें आप अभी पूरे मीडिया सर्कल में हो, सबकी आंखों में हो, एक बार वो निकल गया उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम में वापस आना। क्या संजू सैमसन जो 20s में थे इतने टाइम तक तो क्या उनके पास बहुत वर्ल्ड कप नहीं बचे होते, लेकिन नहीं आ पा रहे थे ना टीम के अंदर। ऐसे बहुत प्लेयर्स के साथ होता है। रहाने पुजारा कितनी जल्दी निकल गए टीम से, रहाने तो वो पर्टिकुलरली वो अगले टेस्ट कैप्टन हो सकते थे। तो अभी आपके पास लाइमलाइट है, अभी लोग फिर भी कह रहे हैं कि गरीब रिंकू होते तो ये कर देते वो कर देते, बाद में वो भी नहीं कहेंगे। मतलब अभी लोग एटलीस्ट आपको भाव दे रहे हैं, बाद में भाव देना ही बंद कर देते हैं। क्या कुछ भी कहो, मीडिया परसेप्शन से सिलेक्टर्स की नजरों में बंदे आते तो फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और अभी आप खुद भी देखो गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास अगर रियान पराग परफॉर्म करने लग जाए, अगर नीतीश कुमार रेड्डी परफॉर्म करने लग जाए, हार्दिक पांड्या विल शोरली प्ले द वर्ल्ड कप, इतने सारे ऑलराउंडर्स टीम में हैं। अभी तो मैं शिवम दुबे को काउंट भी नहीं कर रहा हूँ जिनके चलते हुए रिंकू बाहर होते 24 वर्ल्ड कप में। तो इतना स्टैक्ड है मिडिल ऑर्डर भाई, आप किसको कहाँ चांस दोगे? अभी तो ऋषभ पंत को भी शायद वापस ठूस दिया जाए। अगर जायसवाल, सैमसन, अभिषेक शर्मा, गिल सबको खिलाना तो कोई ना कोई बंदा मिडिल ऑर्डर में जाएगा। स्काई है, श्रेयस अय्यर की बातें हो रही है वापस आने की, अक्षर पटेल डेफिनेटली रहेंगे टीम के अंदर, वॉशिंगटन सुंदर की बातें हो रही है टीम में आने की। आप कहाँ से आ जाओगे टीम में? प्लस आई थिंक प्लेइंग फॉर केकेआर डजंट हेल्प इन द सेंस कि आपका जो फैन बेस होता है, केकेआर का फैन बेस इज नेवर नोन टू बी दैट फैन बेस जो कि एक प्लेयर को बहुत ज्यादा बैक करता है। मतलब टीम को बैक जैसे संजू सैमसन का इतने ज्यादा शाउट इसलिए थे क्योंकि लगातार आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की पूरी जो आर्मी थी वो पूरी तरीके से उनको बैक करती थी। रिंकू सिंह अनफॉर्चुनेटली डज नॉट हैव दैट आर्मी बिहाइंड हिम, तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो गौतम गंभीर बैठे हैं कोचिंग स्टैंड पे, शायद वो कुछ करें। बट मूविंग ऑन, जो रसल जिस तरीके से आउट होता है, वन सेकंड वेरी रिस्पॉन्सिबल यार। एंड रमनदीप को मैं क्या ही कहूँ, बेचारा वो एटलीस्ट अकेले कुछ तो एक्सटेंड करा उस बंदे ने। 100 रन नहीं बनते, 100 रन नहीं बनते, 1-2 छक्के लगाए उसने अकेला। उससे आप क्या ही स्ट्राइक रोटेशन भी उसकी लिमिट कर दिया आपने। अगर दूसरे पे टेल एंडर है तो स्ट्राइक भी क्या रोटेट करेगा वो। तो आई थिंक यहाँ पर रमनदीप को तो वंस अगेन ही शुड बी द लास्ट गाय टू बी कॉल्ड आउट। रमनदीप और रघुवंशी तो जो दो हमारे अंडररेटेड प्लेयर्स रहे हैं, अब अनकैप्ड तो नहीं कह सकते रमनदीप को, लेकिन इन दोनों को छोड़ के यार इट वाज पैथेटिक एग्जीक्यूशन बाय केकेआर प्लेयर्स। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज अगर एक कोई पॉजिटिव हमें दिखा है तो वो है रसल की बॉलिंग। एंड दिस आल्सो रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन रहाने, एंड अभी आई विल गेट टू इट। जब ओपनिंग बॉलिंग होती है, पहले की 8-9 बॉलों में ऐसा लग रहा था कि केकेआर अनप्लेएबल है ऑलमोस्ट। जब स्पेंसर जो है वो सेम टप्पे से एक बॉल अंदर सीम करा थे, एक बॉल बाहर सीम करा रहे थे, वो क्वालिटी जो दिख रही थी उस टाइम पे, स्पेंसर को बॉल रीड नहीं हो रही थी। स्पेंसर कभी इनर एज से बीट होते, कभी आउटर एज से बीट हो रहे थे। और फिर हर्षित राणा नेक्स्ट ओवर में आते हैं, रोहित शर्मा को ऑलमोस्ट सिराज वाले तरीके से बॉल लिपिन करा के बोल्ड कर दिया था उन्होंने, पैड पे लग गई थी बॉल। वो 7-8-9 बॉलों की बात थी। उसके बाद हर्षित राणा एक नो बॉल डालते हैं और उसके बाद वो अगली बॉल आती है फ्री हिट पे फुल टॉस, रोहित शर्मा छक्का मारते हैं और वहां से मुंबई रुकी ही नहीं है। बिकॉज रिकिल्टन वंस अगेन फाइनली कमिंग इन गुड, परहैप्स वानखेड़े जैसी अच्छी बैटिंग सर्फेसिस में जहाँ पे बॉल फंसेगी नहीं इतना, रिकिल्टन कुड कम इन हैंडी। मतलब मुझे पर्सनली किसी ने बोलते सुना, मुझे उनका जो स्टांस है, जो जिस तरीके से उनका पूरी अपीयरेंस आते हैं, मुझे बड़ा डिकॉक्स एस्क लगते हैं देखने में। प्लस आई थिंक मतलब रिकिल्टन भी ऐसा नहीं था कि ये रोहित शर्मा और रिकिल्टन ने आते ही मारधाड़ स्टार्ट कर दी थी और लग रहा था कि भाई ये तो 10 ओवर के अंदर ही चेस कर देंगे।
उस इंटेंट में नहीं दिख रहे थे. आई थिंक द गुड थिंग वॉज कि दोनों ने इवन ऑन सच बैटिंग विकेट दोनों ने अपना टाइम दिया एक दूसरे को. रिकल्टन ने तो स्टार्टिंग में मतलब ही डिड नॉट स्टार्ट ऑफ विद 200 स्ट्राइक रेट, नाइदर डिड रोहित शर्मा. पहले के 9-10 बॉलें नहीं खेली जा रही थी. रोहित शर्मा तो मुझे इस मैच में बहुत आउट ऑफ टच लग रहे थे. रोहित शर्मा की बातें करते हैं. बेसिकली 55 रन है और एक विकेट गिरता है, और वो कब गिरता है जब रसल को छठा ओवर दिया जाता है. हम लोग इस आईपीएल सीजन के स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि इट इज क्रिमिनल टू हैव जस्ट 5 बॉलर्स इन द टीम. आपको 6 बॉलर्स चाहिए ही चाहिए. और आज तो वैभव अरोड़ा खेल भी नहीं रहे थे बिकॉज मनीष पांडे आ चुके थे, तो रसल को बॉलिंग करनी ही थी. और हमने ये भी क्वेश्चन करा था रहाणे के ऊपर कि आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हो कि हमें सारी ट्रिक्स रिवील नहीं करनी. दैट इज, मैं विद ऑल डू रिस्पेक्ट, अगर कोई ये नया बंदा एज अ कैप्टन बोल रहा होता ना तो लोग कहते कितना डम स्टेटमेंट. ठीक है, लोग मतलब आप ये कह रहे हो कि रसल जो कि सबसे बड़े हमारे मतलब मैन विद द गोल्डन आर्म, सबसे बड़े मैच विनर रहे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स विद द बॉल, कि जब भी जरूरत पड़ रही है वो की विकेट ला के दे रहे हो. ये नहीं कि आप हर मैच में सबसे ज्यादा विकेट ले रहे हो, बट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वंस एट क्रूशियल जंक्चर्स. आज भी उन्होंने वही करा, पहले में विकेट लिया उन्होंने. तो आप बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे थे? प्लस आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग इसलिए भी था क्योंकि वी हैव डिस्कस दिस बिफोर. पिछले 2-3 साल में रसल की जो मेन एबिलिटी रही है, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं केकेआर की विंस में, दैट इज थ्रू हिज बॉलिंग, नॉट हिज बैटिंग. नॉट इवन फील्डिंग. हाँ, नॉट इवन फील्डिंग तो दूर दूर तक नहीं है. एंड अभी तक आप उनको एज अ बैटरी खिला रहे थे जिसमें वो कंट्रीब्यूट ना इस मैच में कर पाए ना पिछले 2 मैचेस में कर पाए. बॉलिंग में आती अल्टीमेटली मतलब हम बात करें तो क्या 2 विकेट गिरे थे और दोनों विकेट रसल नहीं लिए थे. अच्छा, इस पति की बात देखो भाई, अब यहाँ पे कप्तानी भी क्वेश्चन आएंगे. पहले तो आपने ऑल दिस वाइल रसल से बॉलिंग नहीं कराई. उन्होंने पहले ओवर में आती रोहित शर्मा आउट करा, उनको सेकंड ओवर दिया ही नहीं. उसके बाद आपने वरुण और नारायण को लगा दिया. क्या लॉजिक था उसके पीछे का? जिस बंदे ने विकेट लिया उसको सेकंड ओवर नहीं दिया आपने. तो आई डोंट सी हाउ पीपल हु वर जस्टिफाइंग कि रहाणे, देखो यार रहाणे टेस्ट में बेहतरीन कप्तान है. मेरे ख्याल से उनको इंडिया का अगला कप्तान होना चाहिए था विराट कोहली के बाद. लेकिन T20s में द स्टैट्स आल्सो शो हाउ ही हैज बीन द थर्ड वर्स्ट कैप्टन इन द आईपीएल हिस्ट्री आफ्टर संगकारा एंड जयवर्धने. तो ना तो हिस्ट्री बैक करती है, ना स्टैट्स बैक करते हैं, ना अभी डिसीजन मेकिंग ऐसी लग रही है देखने में. आई डोंट नो, आई जेन्युइनली प्रे एज अ केकेआर फैन आई वुड वांट कि हम प्लेऑफ्स में जाएं, टाइटल डिफेंड करें. तो उसके लिए तो बाय नेचर रहाणे को अच्छा ही करना पड़ेगा. आई वुड बी प्रूवन रॉन्ग. मैं तो खुशी होऊंगा इस बात पे, लेकिन वो साइंस नहीं दिख रहे. मतलब आई डोंट गेट व्हाई केकेआर फैंस टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दिस, एंड आई डोंट गेट इतना वो डरते क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि भाई रहाणे का रिकॉर्ड नहीं रहा है T20s में. आपने अगर उनको कप्तान बनाया है, मतलब जब एक टाइम पे हम लोग कहते हैं भाई आपने अगर आरसीबी ने विराट कोहली को वापस कप्तान बना दिया, जिनका एक्चुअली में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रहाणे से तो बहुत बेटर है T20s में, तो दैट वुड मीन कि आप लोग पीछे 5 साल पीछे जा रहे हो एंड एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बना रहे हो जिन्होंने मतलब वो फेलियर दिखाया है आपकी फ्रेंचाइज को. वो प्रूवन रिकॉर्ड है कि आपकी फ्रेंचाइज के साथ एज कैप्टन वो फेलियर रहे हैं. ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डिलीवर अ टाइटल इन सो मेनी ईयर्स. रहाणे जिनका रिकॉर्ड नहीं था उसके बाद भी केकेआर फैंस लगे पड़े, नहीं बहुत अच्छा डिसीजन है, देख लेना वो टाइटल ले आएंगे. टाइटल ले आए तो भाई बहुत ही बड़ी बात है. And again, I've said this, a guy like Rahane, you want him to succeed. Exactly. As an Indian, you want that guy to succeed. तो अगर वो ले आते हैं टाइटल तो बहुत अच्छी बात है. But on paper and right now जितनी चीज़ हमने तक देखी हैं, it does not make sense. जो भी उनके कैप्टनसी डिसीजंस आ रहे हैं उनके पीछे बहुत लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, रिकल्टन वंस इन अ ग्रेट इनिंग्स. विल जैक्स जल्दी आउट हो जाते हैं, रहाणे कैच पकड़ते हैं उनका रसल की बॉल पे. लेकिन स्काई ने जो बैटिंग करी है भाई, स्काई वो पिछले मैच से लग रहा है फॉर्म में वापस आ रहा है. एंड इट इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया. 26 का वर्ल्ड कप आ रहा है धीरे धीरे पास. अब तो मेरे ख्याल से साल भर भी नहीं रह गया. और भाई वो वर्ल्ड कप हमें प्लेटर पे सजा के दिया गया. अगर वो नहीं जीतेंगे, इससे मतलब मुझे लगता है बॉटल जॉब ही होगी. फिर 23 वर्ल्ड कप से शायद बड़ी बॉटल जॉब होगी अगर हम 26 का वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तो. 26 राइट नाउ इन T20s वी आर टू फार अहेड भाई. कोई पास ही नहीं, नॉट इवन किडिंग. 23 के वर्ल्ड कप में अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंडिया फेवरेट कोई नैरेटिव था नहीं. लोग बहुत गुस्सा थे इंडिया से एक्चुअली में. भाई इस वक्त तो अब वो चोकिंग का फियर भी नहीं रहा, वो जिंक्स भी टूट चुका है. अब तो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, सारे नया कोच है, घर पे वर्ल्ड कप है. गंभीर से भाई, गंभीर का कुछ भी कह लो, टेस्ट में T20 में तो देयर इज नो क्वेश्चन. अब तो ओडीआई में भी नहीं है. अब तो ओडीआई में जिताई दी चैंपियंस ट्रॉफी. अरे भाई 26 का वर्ल्ड कप चाहिए जेब में. हाँ, इसी बात पर लास्ट एक टॉकिंग पॉइंट कहूंगा इस मैच से, जो कि रोहित शर्मा का था. जिस तरीके से वो आउट हुए, 1 सेकंड बॉल आर्क में उनकी थी नहीं, शॉर्ट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, सामने उनको वो टेनिस बॉल शॉट टाइप का मारना है जो कि आजकल हम लोग बहुत ट्राई करते हैं नीचे खेलते हो. एंड
ऑफ कोर्स कनेक्ट नहीं हुई बॉल, इजी कैच, क्या कहेंगे उनके आधे रन जो हुए उस छक्के से आए ऑलमोस्ट। भाई इस टाइम पे दीपक चहर के जो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने रन मार दिया था 28 समथिंग नॉट आउट, वो रोहित शर्मा की अभी तक उससे ज़्यादा उससे कम बॉलें ली थी पूरी IPL 2025 में 3 इनिंग्स मिला के उनके कुछ भाई 21-25 रन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा फॉर्म चल रहा है। जो मैंने पहले भी कहा हुआ है भाई कि ऐसा लग भी नहीं रहा कि रन आएंगे, आस पास भी नहीं लग रही वो इनिंग्स। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक वो इनिंग्स आने वाली है भाई रोहित शर्मा की, उस टच में वो लग रहे थे। IPL में तो लग रहा है भाई दूर दूर तक ये आदमी कब खेला था लास्ट टाइम समझ में ही नहीं आ रहा देखने में, बिल्कुल भी उस टच में नहीं है। इस मैच में उन्हें अगेन इम्पैक्ट प्लेयर बनाया जाता है, वो भी एक नई चीज़ थी भाई। लास्ट मैच में वो फील्डिंग कर रहे थे, इस मैच में फील्डिंग नहीं कर रहे, तो उसके पीछे भी एग्जैक्टली क्या लॉजिक है समझ में नहीं आ रहा। मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा का वो रिश्ता ना वो वैसा नहीं लग रहा देखने में, जो अटूट लगता था ना एक टाइम पे कि भाई मेड फॉर ईच अदर है, जैसे CSK और धोनी का लगता है, RCB कोहली का लगता है। मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा का इट इज़ नॉट द सेम नाउ, कहीं ना कहीं अजीब लगने लग गया, फोर्स लगने लग गया थोड़ा कि रखना पड़ रहा है भाई। सोचने वाली बात है क्योंकि थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, एंड हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कैसे फॉर्म में डिक्लाइन डेफिनेटली दिख रहा है। 3 मैच अब हो चुके हैं और आज तो वानखेड़े में मैच था। अब अगर ही हैज़ टू परफॉर्म, आई थिंक दिस कुड बी लाइक एक सीजन आपको पूरा देना चाहिए मेरे ख्याल से। सीजन तो मिलेगा ही क्योंकि उनको बाहर नहीं करा जाएगा, बट अगर नहीं आ रहे रन तो अगले साल से थोड़े सवाल तो होंगे भाई, क्योंकि T20 को आपको इंडिया के लिए भी खेलने को नहीं मिल रहा अभी, तो आप प्रैक्टिस करोगे भी कब? बिग क्वेश्चन। वैसे बढ़िया है भाई, आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी IPL से रिटायर होने वाले हैं, तो अगर इसी अनबन के चलते हमें किसी और क्लब में जाते हुए दिख जाते हैं भाई, फिर फॉर्म में आ जाए, हाँ तो फिर पार्टी हो जाएगी, फिर मजा आएगा भाई। KKR को चाहिए वैसे ओपनर एक, हाँ KKR ले ले भाई, KKR ले ले, कप्तान बना दो भाई 2 साल के लिए, KKR भाई कप्तान बना दो भाई, डन चलेगा। नहीं वैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चाहिए, बट ठीक है। कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट गेम, LSG वर्सेस पंजाब, अनदर बिग ह्यूमिलिएशन। LSG ने थोड़े से पॉजिटिव साइंस दिए थे, हम लोगों को प्रॉमिस दिया था SRH की पढ़ाई करने के बाद, लेकिन 2 थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ। एक तो दिस टीम इज एट इट्स मोस्ट लीथल व्हेन दे आर चेजिंग, अगर पहले बैटिंग करते तो सेम फ्लेयर नहीं दिखता। दूसरा, आई स्टिल बिलीव इनका कॉम्बिनेशन अभी भी सही नहीं है, वो एक बॉलर मिसिंग है इनकी टीम में से, एंड वो शहबाज शायद खेल सकते थे, एंड क्यों खेल सकते हैं या क्यों खेलने चाहिए अगले मैच में, जो हम प्रीव्यू करेंगे मुंबई वाले मैच का इनका अभी इसी पॉडकास्ट में, उसकी बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पिच रिपोर्ट एंड द टॉस। ठीक है, यहाँ पे रेड सॉइल पिच थी यार, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग केस। मैं देख रहा हूँ भाई रेड सॉइल पिच है, ऊपर घास वास भी दिख रही है मुझे। अब टिपिकली अगर आप ऐसी कोई बातें सुनोगे तो आपको लगेगा भाई बैटिंग के लिए बढ़िया विकेट होगी, लेकिन लखनऊ में समहाउ बैटिंग के लिए हमेशा हिस्टोरिकली इतनी अच्छी विकेट रही नहीं है। तो उसका राज क्या है? इट इज नॉट एन आउट एंड आउट रेड सॉइल विकेट। ओके, नीचे ब्लैक सॉइल होता है, जैसे हमने गुजरात में पिच की बात की थी कि नीचे रेड सॉइल था, ऊपर 2-2.5 इंच का ब्लैक सॉइल लगाया गया था। तो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ दी ऑपोजिट थिंग। तो जब भी ब्लैक सॉइल अंडरनीथ होगा तो थोड़ी प्रॉपर्टीज तो मिक्स होंगी ही होंगी। तो आप देखोगे ऑड बॉल स्टॉप करेगी, जैसे काइंड ऑफ मिचेल मार्श के डिसमिसल पे करी थी, ब्रेक डाउन करेंगे टेक्निकली। सो ये पिच अगर आउट एंड आउट रेड सॉइल पिच होती, जो कंडीशन सेट थे यहाँ पे, दिस कुड हैव बीन अ 220-230 विकेट फॉर श्योर, बट दैट कॉम्पोजिशन विद ब्लैक सॉइल थोड़ा सा स्कोरिंग लिमिट को नीचे ले आती है। रिगार्डलेस, मैं अभी भी कहूंगा, एंड ये चीज़ मैंने उस टाइम पे भी कही थी, आई हर्ड पीयूष चावला सेइंग कि यहाँ पे तो बॉल फंसेगी, थोड़ी स्टॉप करके आएगी, स्पिनर्स का ट्रेडिशनल ऐसा रहा है। बट आई वॉज इन क्वेश्चन कि यार अगर पिच रिपोर्ट इतनी अच्छी दिख रही है मुझे, साफ साफ घास है ऊपर, रेड सॉइल भी है ऊपर, वाई वुड यू नॉट स्कोर रन्स? तो मेरे दिमाग में था यार कि आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद द पिच रिपोर्ट, एंड आई थिंक आई हैव बीन प्रूवन एब्सोल्युटली राइट विद पंजाब। सेकंड इनिंग्स में जो उन्होंने बैटिंग करी है, इनफैक्ट अर्शदीप सिंह ने मिड इनिंग्स में एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था, उसमें वो कहते हैं कि भाई देयर वाज अ लॉट ऑफ कैरी फॉर द फास्ट बॉलर्स, मुझे और अच्छा करना चाहिए था नई बॉल से। ओके, तो हम तो बॉल की फंसने की बातें कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह उल्टा बोल रहे थे। सो एक्चुअली नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइनअप्स, देखो पंजाब जो है वो बेसिकली 1-2 चेंजेस करती है, बहुत बड़े चेंजेस नहीं थे। लोकी फर्गुसन ओमरजाई के लिए आते हैं, ये हमने पहले भी कहा था कि ओमरजाई कंटिन्यू नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली, ऑल्दो जॉश इंग्लिश को टाइम नहीं मिला। और प्रभ सिमरन ने तो आज जो भाई आज प्रभ सिमरन की बात है अच्छी डिटेल में। और सेकेंडली विजय कुमार विशक को नहीं लाया जाता, उनकी जगह पे आप नेहर बड़ेरे को लेकर आते हो, उन्होंने भी क्या बैटिंग करी है, मस्त। तो बैंग ऑन चेंजेस इन माय ओपिनियन। अगर हम लोग एलएसजी की बातें कर रहे हैं तो प्रिंस की जगह पे सिद्धार्थ आ जाते हैं। अब ये आई एम नॉट रियली श्योर कि क्यों करा गया, आई थिंक प्रिंस वाज अ मिस हियर, एंड अगर आपको सिद्धार्थ ही चाहिए था जिनका मैच अच्छा नहीं है, तो मैं जो कह रहा था कि शहबाज को रखना चाहिए था। 6 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं आपके पास पहले से,
तो आई थिंक वो भी आप कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन को अभी भी समझे नहीं हो। आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड टू सी कि यार प्रिंस को आपने नहीं लिया। पिछले लास्ट मैच मैच में तो अच्छी बहुत bowling अच्छा गई गया थी। था। हाँ, प्लस exactly. अगर पिच फंस भी रही है आपकी अकॉर्डिंगली कि आपको स्पिनर्स लाने पड़ रहे हैं तो उनके स्लोअर्स तो बड़ी इफेक्टिव थी ना लास्ट मैच में, तो आप क्यों नहीं लेके आएंगे? Yeah. तो ये मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। बट रिगार्डलेस कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावर प्ले में ही गेम काफी हद तक सेट हो चुका था, बिकॉज हमने पहली बात करी थी कैसे एलएसजी के 2-3 बैटर्स हैं, वो अगर नहीं चल रहे तो देयर इज नोबडी एल्स टू लुक अप टू। या आपने मार्च को पहली बॉल पे ही निकाल दिया। अब उसका भी देखो सेटअप टिपिकल जो हम लोग बचपन में सीखते हैं ना कि 2 बॉल जो है वो अंदर की तरफ स्विंग करो, फिर एक तीसरी बॉल बाहर की तरफ स्विंग करो। थोड़ी किस्मत भी थी कि बॉल जो है ऐसे पैच पे गिरी कि थोड़ी सी होल्ड अप भी करी, थोड़ी स्टिक करी। एंड मार्च क्योंकि वो सेम पोजीशन अगर आप देखोगे तो वो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है, फर्स्ट स्लिप थर्ड मैन की तरफ दिख रहा है आपको। बट आई डोंट थिंक कि मिचेल मार्श ने रीड करी है वो बॉल। या Because- आई थिंक मिचेल मार्श का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। या मतलब ही वाज टेकन बैक सरप्राइज कंप्लीटली। एज वी डिस्कस अल्टीमेटली आपके पास 2-3 बैट्समैन थे जो कि चलते हैं तभी आपके रन बनते हैं, तभी आप 200 तक पहुंच सकते हो। एंड बैटिंग फर्स्ट तो आपको 200 टारगेट करना ही चाहिए कि भाई एटलीस्ट हमें 200 बनाना है, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। चेस पंजाब आराम से कर लेगी गिवन द बैटिंग फॉर्म दैट दे आर इन। तो उसके लिए मार्श का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरन का चलना बहुत इंपॉर्टेंट था, नीचे डेविड मिलर का चलना इंपॉर्टेंट था। कायदे से तो ऋषभ पंत पे भी आते आते इस पूरे मैच में सवाल थे ही कि भाई ये कब चलना स्टार्ट करेंगे, उनकी बात करेंगे। बट जब मिचेल मार्श को आपने निकाल दिया, आई थिंक वहां से एक वो बैड टोन सेट हो गई पूरे मैच के लिए। हो गई। उसके बाद भी मतलब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टैक्टिकल पॉइंट तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो इसमें सीखने को मिलेगा कुछ, बहुत ज्यादा इससे कोई आउटकम नहीं आया, पर ये जस्ट आई वांट टू मेंशन दिस। मैंने ना नोटिस करा था अर्शदीप सिंह को उनके नेक्स्ट ओवर में माकरम ने एक फ्लिक का चौका मारा था, और वो फ्लिक का चौका क्या था कि मिड विकेट सर्कल के अंदर था, तो उसके बहुत पास से गया था हवा में शॉट। तो अब श्रेयस अय्यर की मैं कप्तानी को तारीफ करना चाहता हूँ यहाँ पे। ही सॉ एक्चुअली ऑन पेपर आपको चौका पड़ा, इट्स अ नेगेटिव रिजल्ट, बट श्रेयस अय्यर सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन दिस। उसने देखा कि फ्लिक अच्छे से कनेक्ट हो नहीं रहा, और जस्ट पहले फ्लिक पे मार्श भी आउट हुआ है। तो मैं थोड़ी अग्रेसिव कप्तानी दिखाता हूँ। उन्होंने अगली ही बॉल पे चौका पड़ा था, उसकी अगली बॉल पे उन्होंने एक फील्डर शॉर्ट मिड विकेट पर भी लगा दिया साथ ही साथ। ओके, एक मिड विकेट सर्कल के अंदर है और एक पिच के बगल में खड़ा कर दिया कि अब मार फ्लिक, अब देखते हैं कितने फ्लिक आते हैं। अब उसके चलते हुए अर्शदीप नाउ हैड टू मेक श्योर कि बॉल को ऊपर पिच कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपने एक फील्डर उठा के एकदम ही पास में ला दिया तो आपके पास एक स्कोरिंग एरिया खाली भी हो गया साथ ही साथ। पावर प्ले में वैसे ही बड़ा अनफेयर होता है बॉलर्स के लिए। तो अर्शदीप के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था, उसके चक्कर में वो ही ट्राइज टू पिच इट वे अंडरनीथ माकरम्स हेड, एंड उसके चलते हुए वो सामने स्लॉक करके आपको एक्सटेंड करते हैं एल्बो को, स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं, छक्का मारते हैं सामने। हाँ, पे ऑफ नहीं करा ये डिविडेंड, ये टैक्टिक पे ऑफ नहीं करा, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। जो अग्रेसिव कप्तानी होती है, प्रोएक्टिव कप्तानी होती है, कि यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी, यू टुक द चांस। पे ऑफ नहीं हुआ, कोई नहीं, 2 बॉल बाद हो जाएगा पे ऑफ, विच इज व्हाट वी सॉ। लोकी फर्गसन अल्टीमेटली माकरम को आउट कर दिया। आई थिंक माकरम की बात करें तो स्टार्टिंग के 2 मैचेस में नहीं चल रहे थे, थोड़े क्वेश्चंस थे कि क्या ये ओपनिंग पेयर भी बहुत कुछ खास है या नहीं है, जो कि एक्चुअली में नहीं था। बट इस मैच में माकरम लग रहा था भाई कि शायद एक इनिंग्स आ सकती है अच्छी खासी उनसे। इस वाले मैच में भी 60-70% of his scoring runs have been on the lofted straight drive, down the ground runs आए हैं जो मुंह के नीचे बॉलें थी। आई थिंक उनको थोड़ा सा अगर आप टेस्ट और करते खींची हुई बॉलें फेंक कर, तो शायद रिजल्ट अलग भी हो सकता था। लोकी फर्गसन ने वही जो थोड़ी बॉल पीछे खींची, अपना कांटा बदलती है, इनसाइड एज लगती है एंड प्लेड ऑन हो जाते हैं वो। आई थिंक मुझे देख के तो लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग के 2-2.5 ओवर तक ये लोग 10 रन पर ओवर की रन रेट से चल रहे थे, बट उसके बाद जैसे ही माकरम आउट होते हैं, फिर जब पूरन आते हैं, पंत आते हैं, उसके बाद वो रन रेट पता नहीं क्या वो इतनी गिर गई कि पावर प्ले में अल्टीमेटली से 39 रन आए। भाई पंत यार, मतलब मैक्सवेल ने आपने मैक्सवेल को सजा के दिया। हाँ, वो तो मैक्सवेल ने कुछ अच्छा नहीं करा था उसमें। या। छोटी बॉल पटकी थी डाउन द लेग साइड, उसका पूरी टाइम था, दुनिया का टाइम था आपके पास कहीं भी मारने का, आपने एक शॉर्ट फाइन लेग के हाथों में कैच दे दिया। देयर वाज नथिंग ब्रिलियंट अबाउट। अभी हमने सेटअप्स की बातें करी, इसमें कुछ नहीं था। पंत का भी मतलब यू हैव टू क्वेश्चन भाई। आई थिंक इंटेंट ऑब्वियसली इज एट द राइट प्लेस, एंड आजकल वो मीम्स भी आ रहे हैं ना कि मिस्टर गोइंका ने केएल राहुल को निकाला जिनके पास इंटेंट नहीं थी पर वो रन मार रहे थे, वो लाइव पंत को है जिनके पास दुनिया भर की इंटेंट है पर रन नहीं मार रहे। एकदम उल्टा है यहाँ पे। आई थिंक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड स्पेसिफिकली इन दिस मैच, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में चलो ठीक है, एक मैच में बिल्कुल नहीं चले, एक में वो 15 बॉल पे 15 रन मार के आए थे। इस मैच में तो मतलब सी व्हेन यू नो कि आपकी टीम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इससे पहले तक पूरन जो है वो आती पावर प्ले में इतने रन मार दे रहे थे कि आपको लग रहा था चलो पंत नहीं भी चले तो भी चल जाएगी टीम। यहाँ पे पूरन भी आके अपना थोड़ा टाइम ले रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक कि वो आती अब मैं 200 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, हर जगह चौके छक्के मारता हुआ दिखूंगा। उनने भी टाइम लेना, आई थिंक ही डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग,
एंड आई रिमेंबर आकाश चोपड़ा ने ये चीज़ बोली थी, किसने बोली थी कमेंट्री पैनल में, कि पूरन जो इस टाइम पे कर रहे हैं ये एग्जैक्ट सेम नीड केकेआर को थी। केकेआर को एक पार्टनरशिप वहाँ पे मेंटेन करके चलनी चाहिए थी। किसी एक बैटर को केकेआर में सोचना चाहिए था कि यार मैं थोड़ा संभल के खेल लेता हूँ। आई थिंक केस और ट्रिकी भी इसलिए बिकॉज केकेआर की जो पिच थी वो 230-240 की थी, हाँ, जो क्यूरेटर ने खुद ही कहा। और यहाँ पे जो पिच थी वो ये इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ विकेट। तो यहाँ पे केकेआर की हालत और खराब भी थी। सही बात है। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है वहाँ पे। बट यहाँ पे पूरन की बहुत स्मार्ट मेरे को बैटिंग लगी थी, बट ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए अगेन, वो वापस वो इमेजेस तो आ ही रही है हर मैच के बाद, जहाँ पे यार एक तो ना मुझे समझ में नहीं आता है संजीव गोयनका साहब हर मैच के बाद मतलब आई डोंट गेट इट भाई, व्हेन विल ही लर्न दिस, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ये सब बातें उन तक तो पहुंच ही रही होंगी, उनकी पीआर टीम कुछ ना कुछ तो उन तक ये चीज पहुंचा रही होगी। नहीं, पीआर की बात भी नहीं है, एज अ प्लेयर आई कैन टेल यू आई डोंट वांट टू स्पीक टू द ओनर जस्ट आफ्टर लूजिंग अ गेम। मैं ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा भी नहीं हूं भाई अभी। अब मेरे दिमाग में सरदर्दी है कि मैं विकेट कीपिंग करूं पूरे मैच में, मैं उठ के जाके अभी पवेलियन से पहुंचने पहले उनको फेस करो। प्लस यू नो मीडिया जो है, चाहे आप अच्छी बात ही कर रहे हो, चाहे नॉर्मल हंसी मजाक चल रहा हो, बट मीडिया जो है कुछ ना कुछ अलग पिक्चर पेंट करेगी। तो चलो वो तो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया का अलग एक सीन हो गया। मैं तो कह रहा हूँ एज अ प्लेयर भी आई डोंट वांट दिस यार। तो पता नहीं क्या है भाई, परहैप्स उनका स्टाइल ही ऐसा है, आई डोंट नो, आई डू नॉट एग्री विद इट पर्सनली। नेक्स्ट 4 ओवर में बाय द 10th ओवर 76 रन बन चुके थे, विकेट नहीं आता थैंकफुली, 37 रन आते हैं। एक बहुत ही पेशेंट रीबिल्ड हमें दिखता है पूरन से और बदोनी से। स्टॉइनिस मैक्सवेल सबको आराम से प्ले ऑफ करते हैं, प्ले आउट करते हैं। एंड यहाँ पे अनदर मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बाय श्रेयस अय्यर द कैप्टन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो चहल का ट्रेडिशनली जो मैचअप रहा है पूरन के साथ वो बहुत ही नेगेटिव रहा है। पूरन हमेशा डोमिनेट करते हैं उनको, तो चहल को 10th ओवर में लाया जाता है। अब यहाँ पे श्रेयस अय्यर पे ये आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यार अगर आपको पता है कि पुअर मैचअप वाले बंदा सामने स्ट्राइक पे, तो तब क्यों ला रहे हो आप उनको? एंड एग्जैक्टली वही होता है, पूरन पिटाई करते हैं उस ओवर में, तभी 37 रन आए इस फेज में, वरना वो भी नहीं आते। बट नाउ यू सी, अभी अग्रेसिव कप्तानी की हमने बात करी, बैकिंग ऑफ प्लेयर्स की बात करी, यू सी उसके बाद इस ओवर में पिटाई हुई है, 10-15 रन आए हैं, श्रेयस अय्यर स्टिल बैक्स हिम, एक और ओवर देते हैं। एंड ऑल्सो श्रेयस की कप्तानी प्लस जो जिगरा है ना चहल में, हमने कितने सालों से बोला है कि वो छक्का खाएंगे ना तो वो दूसरे बार और लटकाएंगे, बेटा फिर मार के देखो। एग्जैक्टली तो वही करा, पूरन को फिर से अटेम्प्ट करा लूप के अंदर और वो कैच आउट हो गए। सी दिस इज हाउ यू क्रिएट अ पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम अ नेगेटिव मैचअप। आपको दिख रहा है कि पूरन डोमिनेट करना चाहते हैं, बट हाँ ये विकेट वैसा नहीं, इसमें 240 बनेंगे, देयर इज स्कोप। मुझे पता है चहल में दिमाग है, वो बॉल लटकाएंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मैं एज अ कैप्टन को बैक करूंगा। एक बुरा और गया तो भी मैं दूसरा और जरूर दूंगा। एंड देन चहल की ब्रेवरी कि उन्होंने फिर से वो लूप करा। आई थिंक यहाँ पे मैन मैनेजमेंट और कप्तानी के टैक्टिक्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं, जैसे कितना ऑन पॉइंट चल रहे हैं इस वक्त। आई जेन्युइनली यार मतलब वांट टू सी हिम लीडिंग इंडिया इन द ओडीआईज आफ्टर T20s में तो बहुत बड़ा चांस है, ओडीआईज का इस टाइम नॉट श्योर, बट T20s में तो बहुत ही बड़ा चांस बन रहा है भाई इस टाइम पे फॉर 2028। हाँ, इस वर्ल्ड कप के बाद अगर स्काई का नहीं रहता तो भाई बहुत, मतलब स्काई का भी करते हैं, मतलब उसकी बात हमने 1 महीने पहले बात की तो लोग कमेंट्स में हंस रहे थे थोड़ा सा। हाँ, मतलब श्रेयस अय्यर इस टाइम पे वाइड बॉल क्रिकेट में, चाहे हम T20s बोले या फिर ओडीआईज बोले, उनसे बेहतर इंडियन खिलाड़ी कौन है इस टाइम पे? मतलब चलो T20s में आप स्काई तब भी कह सकते हो, बुमराह बैटिंग में कौन है भाई इस टाइम पे? बैटिंग में जिस तरीके से इस टाइम पे वो कर रहे हैं, कौन कर रहा है इस टाइम पे? अब तो शॉर्ट बॉल की भी कोई कमी रही नहीं है। आज फिर पिटाई करेंगे, हुक के छक्के मार शार्दुल ठाकुर, बात करेंगे भी उनकी। बट इसके बाद जब हम देखते हैं कि पूरन आउट हो जाते हैं, अब 15वें ओवर तक 117 रन बन चुके थे, हार्डली कुछ यहाँ पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट करके दे पाते हैं वो लोग। ये स्टॉइनिस को जिस तरीके से यूज करा है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, अब मुझे पंजाब की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी, पंजाब इज दैट वन टीम जो कि मेरा एक जो एनालिसिस जेन्युइनली गलत हो सकता है वो पंजाब को लेके वो हो सकता है भाई। ये तो मैं हमने जो स्क्वाड एनालिसिस आईपीएल छोड़ने से जस्ट पहले कही थी, तभी मैंने कहा था कि दिसंबर में जो मेरी वाइब थी लेके टीम को, अभी जो है बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अभी 10 साल से प्लेऑफ नहीं पहुंचे हो तो ऑफकोर्स एक साल वो आएगा जो कि इस मोमेंटम को ब्रेक करेगा और उसमें सब गलत प्रूव होंगे। मे बी इट इज दिस ईयर, बट मुझे लगता है कि आई वुड नॉट बेट अगेंस्ट दैट। तो मुझे लगता है कि इस साल भी ना करे। तुम कह रहे थे कि कर सकते हैं। पंजाब का तो बोल दिया था, मेरे चक्कर में मेरी टीम ही बाहर हो जाएगी भाई, आरसीबी रह जाएगी। आरसीबी का तो मैंने कहा था कि केकेआर बाहर हो सकता है और आरसीबी अंदर आ सकती है। तो मुझे लगता नहीं, कई लोगों ने वो देखा, लोगों को लगता है मैं केकेआर को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट पंजाब भाई मतलब दैट कुड बी वन टीम जो कि जेन्युइनली, मतलब शशांक ने कहा था ना टॉप 2 भाई इस वक्त दे आर लुकिंग अनस्टॉपेबल। क्योंकि अब मैं बताता हूँ क्यों। आज विजय कुमार विशक आए नहीं थे, आपने आज फिर से नंबर 9 तक बैटिंग रखी है, यानसन को रखे, और उमर जाए की जगह अगर नेहल वढीरा आ गए तो आपने एक बॉलिंग ऑप्शन नहीं लिया, एसेंशियली एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो गया। पर स्टॉइनिस और मैक्सवेल जितना अच्छा आउटपुट आपको दे रहे हैं एज द 5th एंड द 6th ऑप्शन,
यार मतलब आपके पास तो सेट है यार सब कुछ, पहले ही सेट है भाई इतनी डेप्थ है यार। मतलब मैं देखा था शशांक को भी ऑलराउंडर का टैग दे रखा है ऑन पेपर, हाँ थोड़ी बॉलिंग कर लेंगे तो। शेखड़े वैसे उनको तो अभी बैटिंग बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला, उनको जब मिलेगा तो उनको भी देखा जाएगा। अरे भाई कहाँ से इतनी डेप्थ है, कैसे रोक लोगे यार इस टीम को? आई थिंक दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे, रिकी पॉन्टिंग को भी और श्रेयस अय्यर को भी। लाइक विद दिस फॉर्म एंड दिस टीम अगर ये नहीं पहुंचे ना प्लेऑफ्स, इट इज द मोस्ट पंजाब थिंग। फिर तो मतलब वो जेन्युइन कर्स है फिर कुछ। मतलब श्रेयस अय्यर की कप्तानी रही है जैसी पिछले 2 साल में स्पेसिफिकली जो हमें देखने को मिला है, टॉप नॉच है भाई। मतलब बाय फार वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कैप्टन्स, बाय फार वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल कैप्टन्स। कोई आस पास भी नहीं आता उनके। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड, अगर रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर ये दो मिल के भी अगर पंजाब को नहीं सुधार पाए तो भाई आई डोंट नो सुधर भी सकती है नहीं। क्वेश्चंस रहेंगे आखिरी के 5 ओवर में, ऑल्दो 54 रन आते हैं, इट वाज सम रिस्पाइट फॉर देम एंड आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट जाता है अब्दुल समाद को, अनदर गाय जिसके लिए हम लोग बहुत क्रिटिकल रहे ओवर द इयर्स बिकॉज ही हैड नॉट टर्न्ड अप फॉर एसआरएच। बट जो बैटिंग पिछले मैच में करी और इस मैच में करी है, एक वो शॉट मुझे पर्टिकुलरली याद है हरदीप सिंह को, उन्होंने वाइड यॉर्कर, मतलब वो यॉर्कर फुल टॉस थी अल्टीमेटली बट वो यॉर्कर की तरफ अटेम्प्ट था और वो इतना वाइड था कि वो पिच के बाहर जाती है ट्रैजेक्टरी उसकी अल्टीमेटली। उसको समाज ने स्कूप करा फाइन लेग के ऊपर। अच्छा हाँ आई रिमेंबर दिस, जिसमें कमेंटेटर्स ही पागल हो गए थे। इट इज अ फ्रीकिश शॉट भाई। आई थिंक कुछ ऑन अलोंग द सेम लाइंस पंजाब में भी किसी एक प्लेयर ने ऐसा सेम शॉट मारा था। ऑब्वियसली इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था वो, बट वो तो जेन्युइनली बहुत अजीब था भाई। प्रभ सिमरन ने बिश्नोई को फुल टॉस पे से मार दिया था। हाँ पर ये तो कुछ ज्यादा ही था। मतलब कीपर एक्सपेक्ट कर रहा था हाथ में बॉल आएगी और उसकी साइड से निकल गई। अर्शदीप को पूरा डोमिनेट कर दिया उस ओवर में। उस ओवर के स्पेसिफिकली की वजह से अर्शदीप की इकोनॉमी इतनी ज्यादा आगे चली हो गई है, वरना इन जनरल अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने। बदोनी आउट हो जाते हैं। मिलर का मुझे अभी भी लगता है कि मिलर को आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू मैक्सिमाइज बदोनी। आई थिंक नंबर 5 पे उनको बैटिंग करनी चाहिए। उनका आउटपुट हमें कंसिस्टेंटली दिख नहीं रहा है 20 नंबर पे, बहुत नीचे आ रहे हैं वो। एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स अप टू अ डिसेंट टोटल, परहैप्स 170 180 सब एक्सपेक्ट कर रहे थे मैच से पहले भी। बट मेरा क्वेश्चन हमेशा से वही था पिच को लेके। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर ने भी कहा था टॉस जीते कि पहला मैच है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो इट इज बेटर टू चेज। एंड जो हमें सेकंड इनिंग्स में दिखा है, क्लियरली खेलना बैटिंग करना बेहतर हो गया था। सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा आसान हो गया था, तो वो फैक्टर भी आता है। बट आई स्टिल थिंक अगर पंजाब पहली इनिंग में भी बैटिंग कर रही होती ना 170 से ज़्यादा ही बनाती। हाँ बट आई थिंक ये दोनों मैचेस की कहानी है, रिगार्डलेस ऑफ द टॉस क्लियरली द बेटर टीम वन। एग्जैक्टली कोई भी टॉस जीता फर्क नहीं पड़ता, मुंबई उस मैच में जीतती और इस मैच में पंजाब जीतती। पावर प्ले की बात करते हैं पंजाब की, 62 रन आते हैं, 1 विकेट गिर जाता है। प्रियांश आर्या वंस अगेन सिमिलर फैशन में आउट होता है। अगर आपने नोटिस करा हो तो राशिद खान को विद द टर्न हिट कर रहे थे और उसके बाद राशिद खान एक गुगली डालते हैं और उसको रीड नहीं कर पाते, बैक फुट पे स्लॉ करने के चक्कर में तो टॉपिश लग जाती है। आज आप दिग्वेश को देखोगे उन्होंने लेग स्पिन डाल रहे थे, उन्होंने गुगली नहीं डाली, उन्होंने फास्टर वन डाली है। लेग स्पिन यूजुअली रिस्ट से होती है, उन्होंने सीधा आर्म से फास्टर वन डाल दी, सीधे आर्म से। वो रीड नहीं कर पाए, 1 सेकंड टॉपिश लगा, सेम तरीके से आउट हुए। ही विल हैव टू वर्क ऑन रीडिंग द बॉल फ्रॉम द हैंड, वो उनको काम करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर में। बट भाई फिर जो प्रभ सिमरन आते हैं भाई, उससे पहले वो सेलिब्रेशन क्या था मुझे समझ नहीं आया भाई कि वो जो एकदम पास में जाके, हाँ उसमें किसी ने लिखा था भाई ब्लड यू एंट फार्मिंग नो और विद दैट 1975 हेयर स्टाइल। भाई मतलब जो भी उनका सेलिब्रेशन था, apparently they are good friends वैसे बैंटर वाले उसमें they have played in the same team as well। तो वैसा कुछ बहुत सीरियस ही था। और मुझे उस टाइम पे देख के लगा था भाई ये आईपीएल थोड़ा ज्यादा ही फायरी नहीं हो रहा है इस बार, हर दूसरे मैच हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। आईपीएल ऐसा ऑनेस्टली बताऊं, अगर बहुत एक आईपीएल फैन ना हो के बात करूं ना, बहुत ही बोरिंग आईपीएल हुआ अभी तक। सिर्फ एक वन साइड मैचेस हुए, सिर्फ एक अच्छा मैच हुआ, 10 मैच हो गए, 10-11 मैच हो गए, सिर्फ एक अच्छा मैच हुआ DCLSG वाला। हाँ और लिटरली कोई कंपटीशन मतलब DCLSG तो मतलब आई थिंक वो डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गया, दैट्स वन फॉर द एजेस, वो आपको याद रहेगा आगे जाके। कोई ऐसा मैच बताओ जो लास्ट बॉल तक गया हो इंटरेस्टिंगली। हाँ रहा ही नहीं है कोई जिसमें लास्ट बॉल तक जो पता नहीं था कि कौन जीतेगा, लास्ट ओवर तक ही कितने मैच गए। आई थिंक इट्स बीन रादर वन साइडेड राइट नाउ। आई एम होपिंग कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ आईपीएल, ये तो बहुत मैच बचे, 2 महीने अभी हैं पूरे गिन हुए यहाँ से, तो होपफुली बेटर होगा। बट अभी तक इतना मजा आया नहीं है। बट प्रभ सिमरन ने जो बैटिंग करी है भाई, प्रभ सिमरन को हमने कहा था लास्ट मैच में कि अगर आपको प्रियांश आर्या को नहीं निकालना तो अकॉर्डिंग टू मी जॉश इंग्लिश को तो हमेशा से स्टार्ट करना चाहिए था। तो अगर आपको प्रियांश को ही निकालना तो भाई प्रभ सिमरन को फर्स्ट स्विच करो। भाई आज जो प्रभ सिमरन ने बैटिंग करी है, मैं 2-3 चीजें ना पॉइंट करना चाहता हूँ जिससे दिखता है कि बंदा आज किस टच में था।
ठीक है, टेक्निकली थोड़ी सी बातें करते हैं। एक तो जो उन्होंने, मैंने नोटिस किया था, बिश्नोई को वो रिवर्स स्वीप मारना चाह रहे थे, और रिवर्स स्वीप में आता था वो लेफ्टी बन चुके थे, और बिश्नोई ने चीज़ रीड कर ली थी, तो उन्होंने डाउन द लेग साइड एक छोटी बॉल फेंक दी, तो वो लेफ्टी बन गया, तो उनके लिए डाउन द लेग साइड अब ऑफ साइड बन चुकी है। उन्होंने वहां से कट मार दिया लेफ्टी होके। ये कैसे भाई? इतना एक्यूरेटली मिडिल करके कट मारा था। अगर कोई बंदा ये कर रहा ना, तो मतलब तुम समझ जाओ कि आज पूरे दिन का उसका पूरी डेस्टिनी आज है, गॉड इज विद हिम, आज है भगवान। एंड स्किल भाई, मतलब आपने स्विच हिट भी नहीं था, वो ग्रिप वही थी, रिवर्स स्वीप ट्रैक है, तो उसी में आपने कट भी मार दिया। तो दैट इज अ बिग साइन कि आज बंदा अलग फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, सिद्धार्थ जो है, जब उनकी इनिशियली पिटाई हुई है, तो नाउ ही वाज ट्राइंग टू बॉल फ्लैटर। फ्लाइट दोगे तो प्रभ सिमरन छोड़ेगा नहीं आपको। फ्लैटर बॉल पे वो डाउन द ग्राउंड स्टेप आउट करके अंपायर के सर के ऊपर से चौके छक्के मार रहे थे। गावस्कर ने भी चीज बोली थी, अगर एक बंदा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पे ये रिस्क उठाने को तैयार है कि मैं स्टेप आउट करूंगा, और प्लस इतना अच्छा उनका फुटवर्क है कि वो बॉल के टिप तक पहुंच रहे हैं, वंस अगेन आज समझ जाओ कि बंदे का फुटवर्क नेक्स्ट लेवल है। और तीसरा भाई, बिश्नोई को तो जिस तरीके से डिसमेंटल करा इस मैच में, मतलब सिंगल हैंडेडली बिश्नोई को खोल दिया आज। सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं इसको एक और एग्जाम्पल देता हूँ टैक्टिकल ब्रिलियंस का। बिश्नोई ने बेसिकली बीइंग अ लेग स्पिनर, उनकी बॉल जो है वो पड़ के बाहर निकलती है राइट हैंडर से, तो बिश्नोई यूजुअली अटेम्प्ट क्या करेंगे कि तुम विद द टर्न मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार दो। तो आप चाहो तो लॉन्ग ऑफ पीछे रख सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग ऑन तो हमेशा सर्कल के अंदर ही रखोगे, मिड ऑन ही रखोगे, क्योंकि अगेंस्ट द टर्न अगर आप मार सकते हो तो मार के दिखा दो, उसी में टॉप एज भी निकलेगा कभी ना कभी। अब ने मार दिया भाई मिड ऑन के ऊपर से चौका छक्का एक। तो अब भाई बिश्नोई को लग रहा है कि ये तो विदाउट द टर्न, अगेंस्ट द टर्न भी मार देंगे, तो उसके चलते उन्होंने डीप लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट रख लिया। अब बाकी सारे फील्डर सर्कल के अंदर हो गए। प्रभ सिमरन ने अगली ही बॉल बैठ के फाइन लेग के ऊपर से स्वीप मार दी। अब ऐसे में बंदा क्या करेगा? आपने विद द टर्न भी मार दिया, अगेंस्ट द टर्न भी मार दिया, उसके बाद आप बैठ के स्कूप मार रहे हो बिहाइंड द विकेट। उन्होंने कितना डोमिनेट करा है बिश्नोई को। आई थिंक कुछ दिन होते हैं ऐसे प्लेयर्स के जिस दिन आप नो मैटर व्हाट यू डू यू जस्ट कांट गेट हिम आउट। मुझे आज लगता है हर शॉट में खुन्नस निकाल रहा है इंसान, वो लिटरली दिख रहा है। सिमरन भाई बहुत पिटाई करी है यार आज। मतलब रौंदने जो इसको कहा जाता है ना, वो दिख रहा था उनकी बैटिंग। और मतलब मैं वो भी इसमें वो भी है यार, मतलब लक फैक्टर भी ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे काम आता ही है। मतलब आपने लेफ्टी हो के भी कट भी मिडिल कर दिया, उसमें आप रिवर्स स्वीप करने जा रहे थे, उसके बाद आपने कट मार दिया वहां से। लक फैक्टर है यार, लेकिन बंदा अच्छे टच में दिखा ना। नहीं टच में है, पर मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कुछ दिन होते हैं खिलाड़ियों के जिस दिन मतलब यू जस्ट कांट गेट हिम आउट, वो डेफिनेटली था वैसा टाइप का दिन था। और उनको आउट करने के लिए भी वैसे ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए था जो कि हुआ उस कैच में। वो जो टिपिकल हमें इस साल पहली बार देखने को मिला वो फाइनली, कि एक बंदे ने जो है बॉल को लूप इन कर दिया छक्का रोकने के लिए, दूसरे बंदे ने डाइव मार के कैच पकड़ लिया। तो यू नीडेड दैट ब्रिलियंस। दिग्वेश को सेकंड विकेट भी मिल जाता है। बट फिर जो श्रेयस अय्यर और नेहल वढेरा ने बैटिंग करी है भाई, श्रेयस अय्यर वंस अगेन स्टार्ट टू फिनिश, द गाय वाज लुकिंग टू डोमिनेट। चलो ऑलवेज मेकिंग श्योर कि उनकी टीम जीत के आ रही है, एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्ट्राइक रेट, हमेशा वो मेंटेन करके रख रहे हैं। इस बार एक और 50 वो मारते हैं। इस पूरा आईपीएल में आई नो 2 ही मैचेस हुए हैं, बट अभी तक वो आउट नहीं हुए हैं। भाई शार्दुल ठाकुर को एक उन्होंने बड़ी अच्छी बाउंसर मारी थी हेलमेट पे एकदम सीधा, उसको हुक करा था पीछे, फाइनल के ऊपर से छक्का मारा था। भाई श्रेयस अय्यर इज नॉट इन अ मूड टू स्टॉप। But I think man on a mission sort of लग रहे हैं भाई श्रेयस अय्यर। देख के लग रहा है जब से वो कॉन्ट्रैक्ट का इशू आया है ना पिछले साल इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद से, भाई ही हैज बीन गुड न्यूज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है भाई। अब तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई। चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप स्कोर थे इंडिया के लिए, कौन रोक रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा को मिल गया। ऑल्दो ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट मींस कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे, तो वो देखने में मजा आएगा। ये तो यस सर। क्यों ये होता है क्या? हाँ आई थिंक यही होता है। A+ तो आई थिंक वो तीनों फॉर्मेट में जो खेलते हैं उनको मिलता है। तो कोहली और रोहित को कौन सा मिला है? A+ में ही है वो। तो फिर क्या भाई, वो फार्मिंग कर रहे हैं अपनी पूरी, वो उनको वापस A+ मिल रहा है। वो तो आई डोंट थिंक इसका कोई लेना देना है कि फॉर्मेट कितने खेल रहे हैं। नहीं, ये होता है उसके अकॉर्डिंगली मिलता है आपको कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा भाई चलो ठीक है। पर श्रेयस अय्यर जो बैटिंग करी है, नेहल वढेरा भाई, मतलब एज इनिंग्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंड ही ओनली गॉट बेटर। हाँ, लग रहा था अल्टीमेटली कंट्रोल जो है वो नेहल वढेरा कर रहे हैं। अरे नो लुक शॉट मार रहे भाई, नीचे पिच को देख के छक्का मार दिया, देखा भी नहीं छक्का कहाँ गया। इतनी स्मूथ और मतलब एलिगेंट एफर्टलेस बैटिंग, इतनी अच्छी सिक्स हिटिंग हमें देखने को मिली। प्लस नेहल वढेरा व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज कि एक लेफ्ट हैंडर बीच में आ जाता है। हाँ, वरना पंजाब की सारी बैटिंग मिडल ऑर्डर में राइट हैंडेड है। एक नई डायमेंशन है, विच इज वाई फिर उसके बाद दिग्वेश और सिद्धार्थ को मैन्यूवर करना बड़ा आसान हो गया था।
शेयर्स के ऊपर से आप प्रेशर बिल्ड ही नहीं कर पाए दूसरे एंड से। या तो दिस इज व्हाट यू गेट एज एन एडवांटेज। हम लोग लेफ्ट राइट को बहुत मजाक भी लोग उड़ाते रहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन ये एक अनडिस्प्यूटेड एडवांटेज मिलता है इस चीज़ से। अल्टीमेटली मतलब हर एक बंदा जो आया है, आप प्रियांश आर्य को हटा दो, बट एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम ऑन द पिच। बिग पॉजिटिव्स फॉर पंजाब किंग्स, जिस तरीके की डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही अगेन उनकी तरफ से। एट द सेम टाइम एलएसजी पे सवाल होंगे, ऋषभ पंत की कप्तानी पे सवाल होंगे, ऋषभ पंत एज अ बैटर पे सवाल होंगे। प्रेशर धीरे धीरे ऋषभ पंत पे एलएसजी पे बढ़ता जा रहा है कि वो कैसे यहाँ से विन निकालेंगे। राइट नाउ इवन उनके बैटर्स की बात करें तो चलो मार्च इस मैच में नहीं चले, तो आपको दिख गया कि अगर एक खिलाड़ी नहीं चलता उनमें से, जो ऑलरेडी 2-3 ही प्लेयर्स हैं इनके पास, तो टीम कहाँ से कहाँ गिर जाती है। फिर उसके बाद उनका जीतना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड ये जो एकाना की पिच है, दिस ऑल्सो एड्स अ वेरी गुड वैरायटी टू द आईपीएल दैट वी हैव सीन सो फार। आई एम इंटरेस्टेड टू सी अगले 2-3 मैच में कैसा प्ले आउट करती है ये, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कैसा प्ले आउट करेगा। या बट है अभी, मतलब अगर सेकंड इनिंग्स इज एनीथिंग टू गो बाय, तो अ गुड टीम विद गुड बैटिंग डेप्थ कैन एक्चुअली स्कोर 200 प्लस इजीली। अच्छा, मैं सुबह सुबह देखा था रिकॉर्ड करने से पहले, पंजाब किंग्स का जो ट्विटर पेज है उनने ट्वीट करा जीतने के बाद, टेंशन तो ऑक्शन में ही खत्म हो गई थी। ये ऋषभ पंत पर दिखता भाई। ऋषभ पंत कहता मुझे एक ही चीज की टेंशन थी कि पंजाब ना आ जाए। भाई ग्रेट रिप्लाई। हाँ वैसे ये भी एक नैरेटिव था भाई। पंत ने थोड़ा डिक तो लिया था पंजाब के ऊपर एंड 2 रन बना के उनके। ग्रेट रिप्लाई भाई, ग्रेट रिप्लाई। ये सटल डिक्स चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है भाई। मतलब आईपीएल में वी हैव सीन दिस इन फुटबॉल अ लॉट, जब आपके ट्विटर पेजेस या फिर सोशल मीडिया पेजेस आके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यहाँ पे भी आईपीएल में भाई, मतलब बाकी जो 10 महीने होते हैं पूरे साल के, वहाँ पे तो आपको हर खिलाड़ी के लिए प्यार देखने को मिलता है, क्योंकि सब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 महीने के लिए थोड़ा मसाला चल भी रहा है, जब आप पे डिग लिया गया एक्चुअली में, और उसके बाद आप इतने डोमिनेटिंग फैशन में आ रहे हो, उनके प्लेयर को इतने मजे में आउट कर रहे हो, चलता है भाई, डिग लो, मजा आएगा देखने में। प्लस द गुड थिंग इज कि जब इंडिया के मैच होता है सब यूनाइट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बाकी के 10 महीने आपको सब यूनाइटेड ही दिखते हैं। व्हेन टू ड्रॉ द बाउंड्री, इट्स ऑल इन गुड टेस्ट। या आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम द रिव्यू सेक्शन। हम लोग प्रीव्यूज के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, एंड बातें करी जाए अगर हमारे केकेआर वर्सेस एसआरएच के मैच के बारे में। लास्ट ईयर का फाइनल, एंड मैं शायद इसको एक गट फीलिंग से करना चाहता हूँ। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, अगर आप चाहो तो। कोई लॉजिकल बात नहीं बोल रहा हूँ। डोंट बी सरप्राइज अगर इस मैच जो हारेगा वो टॉप 4 में नहीं आएगा। हाँ क्या? ओह, डोंट बी सरप्राइज्ड। ओके, जस्ट अ फीलिंग, होप आई एम रॉन्ग। देखो भाई, प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू आस्क यू, एंड हमसे लाइव स्ट्रीम में काफी लोगों ने बोला था कि जाके आप कमेंट्स की स्पीच देखो। हाँ मैंने जाके देखी भाई, व्हाट अ स्पीच भाई। मतलब स्टेइंग ट्रू टू योर आइडेंटिटी। या कहूंगा मैं बात, एंड एग्जैक्टली मैं ये बोलने वाला था। नैरेटिव की बात है हम लोग करें तो दोनों टीम ह्यूमिलेशंस झेल के आ रही हैं। हाँ, एसआरएच 2 मैचेस में उनका वो बैटिंग स्टाइल कंप्लीटली फेल हुआ है। 15-16 ओवर में चेस करवाए टारगेट्स। केकेआर इस सीजन का सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन झेल के आई है भाई। 12 ओवर में आपने चेस करवा दिया, वो 20 ओवर टिके भी नहीं बैट के साथ। कमिंग टू नाउ ईडन गार्डन्स, मतलब नन ऑफ अस नो एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑल्सो, क्योंकि पिच क्यूरेटर का बोल रहा है फाइनली सुन ली उन्होंने बात, थोड़ी डांट लगाई है, बात सुन ली गई है, तो शायद टर्न दिखेगा हम लोगों को। क्या होगा अभी पिच रिपोर्ट में बातें करेंगे, बट नैरेटिव्स दोनों ही टीम का, जो कि मतलब एक डिफेंडिंग चैंपियन और एक फाइनलिस्ट, जो कि अलग ही लेवल पे थे लास्ट सीजन, अब वो दोनों अभी बॉटम 3 में चल रहे हैं। बाय फार द बेस्ट टीम्स ऑफ लास्ट 2 सीजन, राइट हाँ, नाउ कोई आसपास भी नहीं था। और राइट नाउ बॉटम 3 में चल रहे हैं दोनों टीम्स। 3 में से एक ही मैच जीते हुए हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा, मतलब ये चौथा मैच हो जाएगा इसके बाद तक। अब अगले 6 मैच फिर अब वो मिडिल सेक्शन में आ रहे हो। यू आर नॉट एंडिंग द स्टार्टिंग फेज ऑफ द आईपीएल। इन जनरल भी देख के बहुत वो लगेगा ना अलार्मिंग कि आपने 4 मैचेस खेले, उसमें से आप 3 हारे हो। कुछ ज्यादा ही अलग हो जाएगा। आई थिंक देन वो प्रेशर भी थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। यूजुअली टीम्स डोंट मेक इट आफ्टर दैट। मतलब या तो मुंबई हो, या तो आपकी वो वन ऑफ कैंपेन्स हो, लाइक आरसीबी जो लास्ट ईयर उन्होंने करा, लाइक केकेआर इन 2014। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन से बाद में निकल के आ पाते हो। हर टीम की बस की बात नहीं होती है वो। तो यू वांट टू बी इन अ गुड स्पेस, एंड दोनों ही टीम्स का अपने स्टेडियम से कुछ ना कुछ लफड़ा भी चल रहा है। एसआरएच का भी, एसआरएच का तो अपेरेंटली अब सॉर्ट हो गया। तेलंगाना गवर्नमेंट वगैरह ने भी शायद इंटरवीन करा इसमें, बट अल्टीमेटली बात क्या थी कि 10% टिकट्स मिलते थे HCA को, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उतने टिकट्स में एक बॉक्स मिलता था, उसमें हमको जाना होता था। अब ये लोग इस बार डिमांड करने लगे हमें 20% टिकट्स दो। यार 20% टिकट मतलब 1/5 ऑफ द स्टेडियम के आप सेल पूरे ले रहे हो यार। क्या बदतमीजी है ये, गुंडागर्दी है ये। एसआरएच ने जो करा एकदम सही करा। तो प्रॉपर करप्शन है, प्लस
जैसे हम लोग केकेआर और ईडन गार्डन्स की इंटर डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एसआरएच में वो बात नहीं थी भाई। एसआरएच राइट नाउ एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, उनका फैन बेस एज अ फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं। सर जो हैदराबाद का स्टेडियम है, जो भी उनके एसोसिएशन है, वो इतना ज़्यादा पावर नहीं रखती है इस टाइम पे कि वो इतना iconic भी नहीं है ईडन गार्डन हाँ जैसा। एग्जैक्टली, मतलब आप उस पावर डायनामिक्स में ऊपर नहीं हो इस टाइम पे, एसआरएच ऊपर है, तो आप सुन ये सब चीज़ें आप नहीं करवा सकते उनसे। तो एसएच के मैनेजमेंट ने वो लिखा भी था उस लेटर में कि कायदे से ये हमारे जुरिस्डिक्शन में है अभी 2 महीने के लिए, आपके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं इन गुड फेथ, तो आप उसका मिसयूज मत करो। तो ये इंटाइटलमेंट पता नहीं कहाँ से आता है लोगों को। ग्रेट जॉब ऑन एसआरएच पार्ट टू कॉल दिस आउट, वरना लोग यूजुअली करते नहीं है, चुपचाप उसको ना झेल रहे होते हैं। ये तो बदतमीजी क्लियरली कॉल आउट करनी चाहिए। बहुत ही बुरा लगा मुझे देख के जो हो रहा था उनके साथ, के साथ जो बदतमीजी हो रही है, फाइनली इट्स बीइंग कॉल्ड आउट। एंड अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें, ये बड़ा ही अजीब है क्योंकि बहुत ही वन साइडेड राइवलरी रही है, वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड राइवलरीज आफ्टर मे बी केकेआर मुंबई। क्योंकि 28 गेम्स में से 19 बार केकेआर जीती है, सिर्फ 9 बार एसआरएच जीती हुई है। मतलब आई थिंक यहाँ पे भी इन दोनों के मैचेस में द हेड टू हेड रिकॉर्ड डज नॉट मैटर मच, क्योंकि एसआरएच की जब भी कोई टीम की आइडेंटिटी एकदम ही चेंज हो जाती है, मतलब एकदम वही तो बात है ना, लेकिन जब से चेंज हुई है फिर तो और गंदा है। हाँ। पिछले 10 में से 8 बार केकेआर जीती है, और पिछले 5 में से 4 बार केकेआर जीती है, और लास्ट ईयर 3 में 3 बार जीती थी। हाँ या वो तो और ज्यादा गंदा है। केकेआर जब से एसआरएच जो है वो टीम ट्रांसफॉर्म हुई, तब से केकेआर इज शायद द ओनली टीम दैट हैज नॉट बीन डिफीटेड बाय एसआरएच। मतलब लास्ट सीजन जो हमने कहा कि बाय फार दीज टू वर द बेस्ट टीम्स, केकेआर वाज बाय फार द बेस्ट टीम एंड एसआरएच वाज बाय फार द सेकंड बेस्ट टीम। ये पूरा नैरेटिव था लास्ट सीजन। इस बार तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है। सो एक्चुअली टॉस और कंडीशंस की बातें करते हैं। देखो क्या हमें स्पिन देखने को मिलेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर फाइनली हमें वो पुराने ईडन गार्डन्स जैसा थोड़ा सा स्पिन देखने को मिले। पूरा एक स्लो टर्नर तो नहीं बनेगी, बट मैं एट दिस पॉइंट थोड़ा सरप्राइज दूंगा अगर पिच में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई, अगर इतना ड्रामा होने के बाद भी अगर पिच में कुछ चेंज नहीं हो रहा, देन आई थिंक फिर केकेआर को पूरा सीजन झेलना पड़ेगा जो भी ये ड्रामा चलता आ रहा है ना। आई थिंक ये वैसे राइट नाउ दे रियली नीड सम स्पिन भाई। हाँ, मतलब आपने देखा था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट थोड़ी सी स्पिन जहाँ पे मिली विकेट पे, वहाँ पे केकेआर ने क्या करके दिखाया है। एंड इफ यू वांट टू स्टॉप एसआरएच फ्रॉम स्कोरिंग दोज बिग टोटल्स 230, 240, 280 अगेंस्ट केकेआर एट ईडन गार्डन्स, तो आपको थोड़ा बहुत तो वो स्पिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्लस बात ये है ना, देखो एसआरएच फ्रॉम द लास्ट सीजन अभी भी दे आर केपेबल टू स्कोर 300। हाँ, दे लुक लाइक दैट। केकेआर इज नो लॉन्गर लुकिंग लाइक दैट। उनकी बैटिंग में वो बस की लगी नहीं दी है, तो इट ओनली हेल्प्स कि अगर एक लो स्कोरिंग विकेट होगा तो इनको बैटिंग के ऊपर तो प्रेशर भी नहीं होगा। मतलब केकेआर की जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज्यादा अनरीजनेबल भी नहीं है भाई। जो रहाणे ने बोला भी था ये नहीं था कि आप एक प्रॉपर हमें टर्निंग विकेट प्रोवाइड कर दो, इट वाज जस्ट कि आप कुछ प्रोवाइड करो स्पिनर्स को विकेट पे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एकदम भाई रैन टर्नर बनानी है, बस थोड़ा बहुत प्रोवाइड होगा स्पिनर्स को, उतने में इनके पास इतने क्वालिटी स्पिनर्स है कि वो जॉब कर देंगे अपनी। और टॉस जीते क्या करना चाहिए, बिकॉज देखो ड्यू फैक्टर आ सकता है, छोटी बाउंड्रीज तो रहेंगी ही रहेंगी, स्पेशली स्क्वायर बाउंड्रीज जो है, तो चेजिंग इज नेवर अ बैड चॉइस। प्लस एसआरएच अभी जो अपने 2 मैचेस हारी है वो दोनों पहले बैटिंग कर ही हारी है, तो टीम्स आर नो लॉन्गर परसीविंग देम एज अ थ्रेट की पहले बैटिंग नहीं करा सकते इनको। वो चीज़ भी काफ़ी टोन डाउन हो चुकी है। तो टॉस जीत के एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ये भी डिलेमा है, क्योंकि अगर एक स्लो टर्नर है और ड्यू नहीं पड़ेगी तो फिर द पिच विल गेट टफर एज द गेम प्रोग्रेसेस। तो ऐसे में पहले बैटिंग करना ज़्यादा सेंसिबल है। कायदे से तो है। आई थिंक एसआरएच वुड आल्सो वांट टू बैट फर्स्ट। हाँ, वो तो चेंज नहीं करने वाले। क्या वो स्पीच दिया था, बता दो। मतलब उसने वैसे ही करके बोला कि ये 2 मैचेस बहुत ज़्यादा अनलकी रहे हैं हमारे। आप लास्ट मैच भी देखो तो उसमें अनिकेत वर्मा चल गए, और उसके साथ एक और प्लेयर अगर चल जाता तो हम लोग 200 क्रॉस यहाँ पे भी करते। एंड बाकी टीम्स जो है वो अपने अलग वेन्यूज़ पे भी जाके खेलने वाली हैं, एंड उनको ऐसे सॉर्ट ऑफ प्लान वो कर रहे हैं कि 160, 170, 180 वुड बी अ गुड स्कोर फॉर देम। बट हमारी टीम वो नहीं है, हमने 280 ऑलरेडी एक बार बना के दिखा चुके हैं सीजन, एंड वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीम। ऐसे करके उन्होंने बातें बोली हैं जो कि वेरी ऑनेस्टली, मतलब अगर आप देखो उनकी जो फिलोसफी रही है, इट इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर द टीम। अगर आपके कप्तान आके ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, ग्लैड कि लोग पीपल इन पावर्स ऑफ पोजीशन ऐसा एक्चुअली आके बोल रहे हैं कि हमें 250 ब्रीच करना है, एंड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। गौतम गंभीर ने इंडिया के लिए बोला, कमिंस अभी एसआरएच के लिए बोल रहे हैं। मतलब इट इज़ अ हार्डकोर रियलिटी नाउ। T20s में 250 एक टाइम पे बहुत ही एबनॉर्मल बात हुआ करती थी, और अब टीम्स फाइनली उनके पास इतनी ऑडेसिटी को बोल रहे हैं कि हमें एक रेगुलर फेयर बनाना है इस चीज़ को। रेवोल्यूशन आ चुका है भाई। नहीं, प्लस बहुत अच्छा मुझे जेन्युइनली देख के लगा कि एक अच्छी स्पीच थी वो,
एंड SRH को प्रॉब्ली वो मोटिवेट करेगी, एंड क्योंकि उनने स्पीच दी है, जैसी उनने बातें बोली हैं, आई थिंक SRH वुड अगेन वांट टू बैट फर्स्ट, एंड अगर उनने एक वो अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया तो उनके आगे आने वाले सीजन के लिए भी एक अच्छा खासा वो मोटिवेट करेगा उन्हें कि अच्छा वी हैव डन दिस बिफोर, वी हैव डन इट अगेन, वी कैन डू इट अगेन एज वेल. मुझे लगता है फॉर KKR चेजिंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि SRH के पास इतने अच्छे स्पिनर्स भी नहीं कि वो बाद में एक्सप्लॉइट भी कर पाए उस चीज को. एंड SRH अगर क्लिक करेगी तो चेज भी कर देगी भाई, उसके लिए मतलब यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट. तो आई थिंक चेजिंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन. मे बी SRH वांट्स टू बैट फर्स्ट, KKR वांट्स टू चेज. म्यूचुअल हार्मनी मिल जाएगी यहाँ पे. प्लेइंग 11 की अगर हम लोग बातें करें यहाँ पर, देखो प्लेइंग 11 में फॉर KKR बीइंग द होम टीम एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर स्पिन देखने को मिलेगा तो क्या हमें मयंक मार्कंडे आते हुए दिख सकते हैं. SRH में रहे थे वो, तो उनको पता होगा वहाँ पे उन्हें नेट से बॉलिंग करी है. प्लस 3 स्पिनर्स आप पहले भी खिला चुके हो, सुयश खेलते थे एक टाइम पे. तो क्या इस बार मयंक को आप वैभव अरोड़ा की जगह पे देख सकते हो? क्योंकि अगर रसल भी बॉलिंग करें तो थर्ड पेसर का इशू सॉल्व हो जाएगा. कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर टर्न देखने को मिलता है. exactly, तो अगर नहीं है तो आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू टिंकर विद द कॉम्बिनेशन. टोटली ये पिच पे डिपेंडेंट है, जो कि भाई इस टाइम पे गेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कैसी पिच देखने को मिलने वाली है. अगर मिलती है तो मार्कंडे खेल सकते हैं. अनुकूल रॉय भी एक ऑप्शन है. हाँ, उनके लिए काफी लोग कह रहे थे बैटिंग भी करते हैं, क्योंकि तो बैटिंग एक्सटेंड हो जाएगी और ज्यादा. तो वो भी आप सोच सकते हो करने के लिए. आई थिंक यही एक चेंज होगा. वैभव की जगह कोई एक बंदा आ सकता है अगर विकेट में टर्न जेन्युइनली दिख रहा हो तो. स्ट्रेटेजिकली मैं एक दो चीजें कहूंगा. एक तो भाई रसल अगर आ रहे हैं भाई, यू हैव टू बोल. एंड अगर जल्दी कहना चाहते हो बी माई गेस्ट, वरना वो अराउंड द 10th ओवर मार्क वो हमेशा इफेक्टिव रहते हैं. यू हैव टू मेक हिम बोल. डोंट ओवर स्पेंड ऑन रेस्ट ऑफ द बॉलर्स एंड नॉट ट्राई रसल. वो एक ब्लंडर होगा रहने से. होप कि वो नहीं करेंगे. एंड सेकेंडली एक बहुत बड़ा जो बात हो रही है अभी लाइनअप को लेकर कि अभी रमनदीप ने अपेरेंटली बोला, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैट पे आई थी चीज़, तो आप भी ज्वाइन करिए, सजेशंस दिया करिएगा. कि रमनदीप ने बोला कि मैं ऊपर बैटिंग करना चाहता हूँ, ओपनिंग करना चाहता हूँ. ओपनिंग? हाँ, कि आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर. While I get where he's coming from, but I think उसके वजह से टीम का कॉम्बिनेशन एकदम ही खराब हो जाएगा. Do you think he has that caliber to open the innings? या मतलब जितनी क्लीन हिटिंग वो करते हैं पावर प्ले में, इट्स अ फील्ड डे फॉर हिम. मतलब आपको बस सर्कल टपाना है एंड आप यू आर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स. मतलब आई थिंक पावर प्ले में भी अब सिर्फ वो नहीं है ना कि चलो यस आपको फील्ड का एडवांटेज मिलेगा, ऑल्दो बॉल का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में पावर प्ले में. एट द सेम टाइम वी हैव हर्ड पीपल से, एंड आई थिंक तुमने ये चीज़ कही थी कि एक ओपनर बनने के लिए यू हैव टू बी अ बिट क्रैक इन दी हेड. तो अगर वो है आपका T20s में नाउअडेज रोल्स आर ब्लरिंग. हाँ वैसे हाँ, अब तो आप कर सकते हो. सबसे ज़्यादा क्रैक है टेस्ट में ओपनर होने के लिए होना होता है, फिर ODIs, फिर लास्ट में T20s. और नारायण ओपनिंग कर सकते हैं तो क्या रमनदीप ओपनिंग नहीं कर सकते? आई थिंक वो इशू नहीं है. प्लस एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ही मिल जाएगा. बट अगर आप नारायण के ऊपर यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी बैटिंग डेप्थ फिर गई, क्योंकि उनको नीचे आप ऐसे बैटर काउंट नहीं कर सकते. तो फिर नंबर 8 तक नंबर 9 तक बैटिंग आप भूल जाओ. तो रमनदीप का ऊपर तो ले आओगे, बट फिर नंबर 7 पे और नंबर 8 पे बैटिंग कौन करेगा, वो भी एक थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन है, जो कि आप किसको वो बब्बली का बकरा बनाना चाहते हो. एंड अगर आप ये कह रहे हो कि नारायण को फिर भी आप टॉप 3 में ही रखना चाहते हो ताकि वही पार, क्योंकि नारायण अगर पार प्ले में नहीं खेल रहे तो और कहीं एज ए बैटर नहीं खेल सकते. तो या तो आप क्विंटन डिकॉक को फिर थोड़ा नीचे पुश कर रहे हो, या तो फिर आप ये कह दो कि क्विंटन डिकॉक को हटा के हम लवनीत सिसोदिया को ले आए, उनको थोड़ा बीच में बैटिंग करा दी जाए. आई थिंक गिवन इनका मिडिल ऑर्डर जिस फॉर्म में है, रिंकू की बात कर ले, वेंकटेश अय्यर की बात कर ले, रसल की बात कर ले, दे नीड समवन अ बिट रिलायबल जो कि एक अच्छे टच में है नीचे आते हुए. नहीं तो ये लवनीत और मनीष पांडे के लिए कॉन्वर्सेशन तो है ही. कि क्या रिंकू एंड मोर सो वेंकटेश अय्यर के लिए लास्ट चांस होना चाहिए कि अगर परफॉर्म नहीं करे तो उनको हटाओ. वेंकटेश अय्यर के लिए लास्ट चांस तो आई डोंट थिंक होगा. कायदे से आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि आइडियली क्या होना चाहिए. देखो अगर 4 मैच में भी बंदा नहीं चल रहा तो फिर नाउ यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन. बट यू हैव स्पेंट 24 करोड़ ऑन दैट गाय. हाँ, मैं आइडियली बात कर रहा हूँ. क्योंकि अगर नई फॉर्म में हो रहा है भाई तो टीम को बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है वो चीज में. कब तक झेलेंगे. या तो ऐसा होना कि एक बंदा फॉर्म में नहीं लेकिन बाकी उसके अराउंड फॉर्म में, तो आप कोई बातें सपोर्ट करते हो. बट अगर 2-3 बंदे लगातार फॉर्म में नहीं हो रहा तो somebody has to go. हाउ डू यू ब्रेक द रिदम, हाउ डू यू ब्रेक द चेन. अब ये है कि अगर आप फिर इन बैटर्स को चेंज करके लाओगे, नारायण को भी ऊपर रखना है अगर आपको, तो फिर रसल और रिंकू को नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग करनी पड़ेगी. दैट्स अ टफ कॉन्वर्सेशन. वो आप कैसे कन्विंस करोगे उनको. तो रमनदीप को ऊपर बैटिंग कराने के लिए वाइल इट माइट बी वेरी टेम्पटिंग, अ लॉट हैज टू बी चेंज्ड एंड शायद उनके बेनिफिट के लिए बाकी प्लेयर्स को लेकर उनका रोल बहुत मिनिमाइज कर दिया गया. तो शायद टीम में हार्मनी के लिए शायद एक सही चीज ना हो. प्लस मतलब ओवरऑल जिस प्लान से आप गए थे सीजन के अंदर, आप पूरा
डामाडोल कर रहे हो भाई, सब चेंज हो जाएगा उसके चलते हुए, तो मे बी केकेआर डज नॉट वांट टू डू दैट। प्लस रमनदीप एट नंबर 8 इज अ गाय जो कि वो रोल अभी और कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता। हाँ, रिलायबल है इस टाइम पे, या तो और कोई केकेआर में वो कर नहीं सकता है। तो अब रसल और इनको को नीचे भेजो तो वो कौन सा फॉर्म में है अभी? हाँ, तो हाउ वाज इट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बैटिंग डेप्थ? तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक दे शुड स्टिक टू इट। प्लस 3 मैच के बाद चेंज करना भी नहीं चाहिए, हाँ, एटलीस्ट एक और मैच तो देना चाहिए। SRH के लिए आई वुड से भाई सेम टीम, यू डोंट वांट टू चेंज। जीशान खेले थे तो यहाँ पे अगर टर्निंग ट्रैक होगा तो सिमरजीत खेल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला यहाँ पे। इनफैक्ट अगर नहीं खेलेंगे और टर्न दिख रहा है हमें तो प्रॉब्लम क्या है, फिर देन यू विल हैव टू रिलाई ऑन अभिषेक शर्मा एज अ सेकंड स्पिनर, एंड वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही चीज। ऑल्सो इन द सेम पे मैं स्ट्रेटेजिकली कहूंगा कि आप अभिषेक शर्मा से ओपनिंग बॉलिंग मत कराना, मतलब आप जो है वो रन प्लेटर पर सजा के दे रहे हो सुनील नारायण को, कि हैव अ गुड स्टार्ट। या नारायण के लिए आपके पास वो दो बहुत पॉपुलर सेटअप्स हैं आज के डेट में, यॉर्कर होता है और एक बक्की पे बाउंसर मारना होता है। बोल्ट ने वैसे ही आउट करा है, कमिंस कैन ट्राई इट, वन चेंज जाके पावर प्ले में बोल्ड कर सकते हैं उनको, बाउंस कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा क्या पता विकेट ले लें, लेकिन क्यों, वाई आर यू प्लेइंग विद फायर? आप बना के दे रहे हो उनको रन। मतलब अभिषेक शर्मा लेंगे विकेट तो कहीं ना कहीं एक वो एक्स फैक्टर वाली चीज होगी। इट वुड नॉट बी समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लेन लॉजिकली कि अच्छा आपने क्यों लाए थे और एग्जैक्टली कैसे आउट। मतलब इफ इट इज नॉट वर्किंग इन द फर्स्ट 2-3 गेम्स तो फिर या एग्जैक्टली गिव इट अप। प्लस अगर ट्रिकी विकेट होती है, स्पिन कर रही है, तो क्या एक ऑल आउट इंटेंट हमें, मतलब एब्सोल्यूट डिनायल टू हैव एनी अडैप्टेशन, वो हमें रखना चाहिए एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आई वुड स्टिल वांट कि यार, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बात कही थी कैसे जो चैंपियन टीम्स होती हैं वो अडैप्ट करती हैं। ऑल आई वुड लव टू सी कि एसआरएच जो है अगर टाइटल जीतती है तो वो सेम फैशन में जीते हैं, इट अल्टीमेटली प्रूव्स अस रॉन्ग कि अच्छा नहीं हम लोग सेम इंटेंट रखेंगे और तब भी हम जीत के दिखाएंगे टाइटल को, वो एक अलग स्टोरी बन के आती है। आई वुड पर्सनली वांट कि यार अगर आपके एक कोलैप्स हो चुका है तो नीचे अगर लोग खेलने आ रहे हैं, गाइज लाइक अनिकेत वर्मा जिन्होंने लास्ट मैच में वो कंपोजर दिखाया था, एट द सेम टाइम उन्होंने स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखी थी। गाइज लाइक कमिंस जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट मैच में कि अच्छा वो थोड़ा बहुत कुछ यार एक तरफ से एटलीस्ट विकेट होल्ड करके रखेंगे, दूसरी तरफ से अनिकेत वर्मा चल सकते हैं, वो लोग करके दिखाएंगे। अभिनव मनोहर जो है उनका मैच अच्छा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस उनके अच्छे नहीं गए हैं। तो आई वुड वांट कि वो अडैप्ट करेंगे, बट आफ्टर द स्पीच दैट आई हर्ड फ्रॉम पैट कमिंस आई एम प्रीटी श्योर कि वो सेम इंटेंट के साथ जाने वाले हैं। देखो भाई, इफ इट पेज ऑफ देन वेल एंड गुड। की बैटल्स की हम लोग बातें करें, नारायण वर्सेस मोहम्मद शमी, फॉर सिंपल रीजन सिमरजीत अगर नहीं खेलेंगे, शमी इज दैट गाय, दोनों सेटअप्स आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो नारायण के, एंड नारायण को आई वुड स्टिल मेंटेन। आप कितना भी कह लो इस साल नहीं चलेंगे, कभी ना कभी वो चलती है। यू हैव टू गेट हिम आउट अर्ली। या प्लस अभी भी क्या 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें एक में चले हैं। हाँ भाई, नहीं चले तो 50% सक्सेस रेट तो यू विल एनी डे टेक फ्रॉम एनी बैटर, लेट अलोन अ टेल एंडर। रघुवंशी वर्सेस पैट कमिंस। नाउ पैट कमिंस हैज बीन वन ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव बॉलर्स फॉर SRH so far, and Raghuvanshi has been one of the better batters for KKR. मिडिल ओवर्स में स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पावर प्ले, वो 5 से 10 ओवर का जो फेज होता है ना, उसमें क्या रघुवंशी उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकते हैं अगर KKR को 200 बनाने, 250 बनाने, तो पैट कमिंस को एक्सप्लॉइट करना जरूरी होगा उसमें। पैट कमिंस कुड बी अ की टारगेट, बिकॉज फिर प्रेशर पता क्या आ रहा है, हर्षद पटेल और शमी पे आ रहा है इन द पेस डिपार्टमेंट। अगर सिमरजीत नहीं होंगे तो फिर हर्षद पटेल को आप चाहते हो कि आप डेथ ओवर्स में बजा के रखो, तो क्या उनको आप बीच ओवर में जबरदस्ती लेके आओगे तो फिर डेथ ओवर आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो आप स्ट्रेटेजिकली मैनूवर कर सकते हो वहाँ पे। रसल वर्सेस हर्षद पटेल गोज विदाउट सेइंग। दिल्ली कैपिटल्स से एक मैच था, उसमें हर्षद पटेल ने एक बाउंसर मारा, बीमर मारी थी रसल के फोरआर्म पे, याद है तुम्हें? उसके बाद उस सीजन में रसल ये खेले चल रहे थे, और उसके बाद से वो बेचारे काइंड ऑफ उतना चले नहीं सीजन में। तब से वो मुझे याद है, मुझे बड़ी खुन्नस हुई थी उसमें, क्या कर रहा है यार ये, कह रहा है फिसल गई हाथ से ऐसे करिए, बट इट हैज हैपेंड लॉट ऑफ टाइम्स विद हर्षद पटेल। आई थिंक दिस कुड बी अ की बैटल। रसल नहीं चल रहे बहुत टाइम से, एंड डेथ ओवर्स में कितना भी कह लो हर्षद पटेल को यू कैन नेवर रूल आउट। पर्पल पटेल है भाई, तो ये भी एक की बैटल होगा। ट्रैविस हेड वर्सेस स्पेंसर जॉनसन, ऑब्वियस रीजंस, लेफ्ट आर्म पेसर गोज विदाउट सेइंग, यही एक आई थिंक अच्छा चांस है KKR के पास। ईशान किशन वर्सेस सुनील नारायण इज ऑल्सो अ बैटल आई वांट टू सी, किस तरीके से नारायण को डोमिनेट करेंगे वो। 2 मैचेस उनके अच्छे नहीं गए हैं, नारायण मोस्ट लाइकली 7th 8th ओवर तक आ चुके होंगे, तब क्या आप उन्हें मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को डोमिनेट करना चाहोगे। एंड क्लासन वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, ये वंस अगेन मतलब क्लासन अगेंस्ट में हमेशा टीम के मोस्ट इन्फॉर्म स्पिनर को पिच करूंगा, चाहे कोई भी मैच हो। एंड आई थिंक क्लासन को इट्स अ डिलाइट टू वॉच हिम बैट अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स। हाँ, मतलब आई थिंक अगर कोई रोक सकता है इस टाइम पे क्लासन को,
मतलब जो जकड़ने वाला रोकना होता है कि भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आउट भी नहीं हो रहे, रन भी नहीं मार रहे, बस वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें, तो वरुण चक्रवर्ती कर सकते हैं इस टाइम पे। प्रेडिक्शन भाई ये बहुत टफ है जेन्युइनली, मतलब अभी 2-3 मैच पहले तक तो एकदम पूरा माहौल ही अलग हो रखा था इस पूरे मैच के अराउंड। आई थिंक SRH माइट स्नीक अ विन। मुझे लग रहा है SRH का एडवांटेज तो है, क्योंकि अभी क्या है ना, दोनों टीम्स एक डिफिकल्ट फेज में, और अगर टर्न होगी तो डेफिनेटली KKR को होम एडवांटेज मिलेगा, बट राइट नाउ कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, ज़्यादा डेंजरस टीम कौन सी है? डेंजरस आई थिंक ज़्यादा सेटल्ड भी इस टाइम पे, ज़्यादा क्लैरिटी SRH के पास है। KKR आई राइट नाउ सी अभी आफ्टर दैट लॉस थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, क्लियरली है भाई। मतलब SRH के पास मतलब यू वुड गिव देम मोर चांसेस। हाँ मतलब आपके पास एक प्लान है एंड यू आर बैकिंग इट, तो एटलीस्ट सबको पता तो है कि अच्छा हम इस प्लान के साथ जाने वाले हैं। KKR का राइट नाउ इट सीम लाइक कि अच्छा कभी हम इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, अब क्या करना है किसी को समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा हाँ KKR में एग्जैक्टली। SRH बहुत ही श्योर है हमें क्या करना है, वो उस मामले में कॉन्फिडेंस पूरा दिख रहा है। आई थिंक लीडरशिप के थ्रू बहुत डिपेंड करता है कि हाउ योर लीडर इज एक्टिंग। रहाणे का टैक्टिक्स में आप बात कर लो, मतलब पैट कमिंस जब वो अभिषेक शर्मा को भी ले आता है, आपको लगता है अच्छा शायद कुछ ना कुछ हो जाए भाई, बिकॉज कमिंस के भी T20 कप्तानी बहुत ही कुछ खास रही नहीं है वेरी ऑनेस्टली, बट मतलब स्टिल एटलीस्ट वो क्लैरिटी लेके आ रहे हैं अपनी टीम की तरफ। तो आई थिंक शायद इसका एज हो, लेट्स सी क्या होता है। Yeah. इसका भी मैच हम लोग लाइव देखेंगे, वॉच अलोंग भी करेंगे। बट मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट, LSG वर्सेस MI का हमें प्रीव्यू करना है। हाँ और नैरेटिव्स बड़ी इंटरेस्टिंग है कमिंग इनटू दिस गेम, बिकॉज मुंबई फाइनली कमिंग बैक इन स्टाइल। घर पे इस सीजन की अभी तक की सबसे बड़ी जीत को आप रजिस्टर करके आ रहे हो, एंड ऑन द अदर हैंड LSG जो कि लग रहा था कहीं ना कहीं सरप्राइज करेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है मतलब पिछले मैच में। हाँ मतलब वो एक मैच था SRH वाला जिसमें लगा था कि अच्छा ये लोग अच्छा कर सकते हैं, ऑल दोस मैच में भी उसमें वही चेस कर रहे थे ना, बात वही है, पहले बैटिंग करते हुए दे लुक लाइक अ कंप्लीटली प्लस मतलब एवरीथिंग क्लिक्ड फॉर देम, एंड वो हर मैच में नहीं होगा आपके साथ। वो SRH के अगेंस्ट हो गया, ये आपके लिए बड़ी बात है कि भाई वो लकी दिन आना था जिस दिन सारे बॉलर्स चलने थे, बैट्समैन भी चलने थे, वो आया भी SRH के अगेंस्ट भाई, जहाँ पे आपके 300 बन सकते थे, तो वो उनके लिए अच्छी चीज़ है। बट मतलब टू बी फेयर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सॉ दिस कमिंग भाई, LSG का वो टेम्पलेट अच्छा नहीं है। मतलब सभी कह रहे थे कि वन ऑफ द वीकर टीम्स है, आई स्टिल स्टैंड बाय इट। बाकी आई थिंक मुंबई को, क्योंकि फाइनली दे कमिंग बैक इन फॉर्म, LSG बीइंग वन ऑफ द वीकर टीम्स ऑन पेपर, एक काफी अच्छा भी स्ट्राइड है इस चीज को रिदम में बनाने का। हाँ अब 2 में 2 अगर आप जीत जाओगे तो ऑल ऑफ अ सडन योर सीजन लुकिंग क्वाइट डिसेंट। तो आई थिंक ये एक नैरेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, वो बड़ा ही उल्टा है। 6 बार खेले, 5 बार LSG जीती है। ओके सर एक मैच मुंबई जीती है। मतलब LSG का ये वही है ना, आई थिंक मुंबई का पिछले कुछ सीजन में जो डाउनफॉल आया, पिछली बार डबल बीट हुआ था LSG। हाँ, एंड LSG का मतलब यस दे हैव नॉट डन वेरी वेल, बट 3 में से आई थिंक 2 सीजन में वो लोग प्लेऑफ्स में गए हुए हैं, तो वो इतनी भी वैसी टीम नहीं है जितना लास्ट सीजन के बाद से जो पूरा नोशन बन गया था उनके अराउंड कि ये तो भाई गोइंग का साहब है, ये खराब कर रहे पूरे मॉल को। स्टिल दे हैव मेड इट टू द प्लेऑफ्स। प्लस एक इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट है, ऑल्दो डेटाबेस बहुत छोटा है, बट एकाना पे LSG आज तक मुंबई से नहीं हारी है। ओह ओके बहुत छोटा डेटाबेस है, लेकिन आप कह सकते हो अगर आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए तो। टॉस और कंडीशंस की बातें करें, देखो गोइंग बाय द पंजाब गेम द ऑड बॉल विल स्टिक, बट ऐसा लग रहा है देख के कि बैटिंग विल गेट ईजियर जैसे गेम बढ़ता रहेगा। तो आई थिंक टॉस जीत के आपको चेज ही करना चाहिए रिगार्डलेस। प्लस क्योंकि LSG का जो वीकर पॉइंट है वो बॉलिंग है, तो एज मुंबई यू वुड वांट कि आप चेस करो, एंड क्योंकि LSG को पता है आपका स्ट्रॉन्गर सूट आपका बैटिंग है, तो वो भी चेज ही करना चाहेंगे। तो आप कंडीशंस को अगर हटा भी दो 1 सेकंड के लिए, मान लो ड्यू भी नहीं पड़ रही, तो भी दोनों टीम्स चाहेंगी वही कि दोनों चेस करें। आई थिंक यहाँ पे तो डिस्कशन है नहीं इस चीज़ का। अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करें तो देखो LSG के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्या आप शहबाज को वापस आना चाहेंगे? बिकॉज एक छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। प्लस सिद्धार्थ ने इम्प्रेस करा नहीं पिछले मैच में। मतलब एक ऑलराउंडर ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको बैटिंग में भी हेल्प करेगा, आपको बॉलिंग में भी हेल्प करेगा, तो नेचुरली वो चीज़ होगी। मतलब आई एम क्वाइट सरप्राइज कि ऋषभ पंत ने अभी तक इस चीज़ को फिगर आउट क्यों नहीं करा है। ये टेम्पलेट तो ही वुड वेरी वेल नो अबाउट दिस टेम्पलेट गिवन वो T20 वर्ल्ड कप वाली टीम में थे, बट स्टिल वो चीज़ हमें अभी तक इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखी है। व्हाट इज जस्टिन लैंगर डूइंग? क्या उनने अपना होमवर्क नहीं करा इस टाइम पे? पर LSG का ये टीम अच्छा कर सकती है अगर ये अपना टेम्पलेट ठीक कर ले। ऐसा नहीं है कि इनके पास सारे प्लेयर्स मतलब आएंगे ही नहीं आएंगे फॉर्म में, कभी ना कभी तो फॉर्म हिट करेंगे सारे प्लेयर्स, कुछ ना कुछ तो करेंगे।
तो अगर वो टेम्पलेट मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो आप कैसे ही जीतने का एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हो। अब ऐसे बात है कि कौन आएगा किसी जगह पे आएगा, बिकॉज सी मैं तो इनिशियली प्रपोज किया था कि शहबाज बदोनी की जगह पे है, हाँ पर पिछले मैच में क्योंकि बदोनी ने रन मार दिए थोड़े, या तो अब वो तो हटेंगे नहीं। मतलब बदोनी जैसे खेले आए थे, गाय लाइक दैट जो कि उस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं थे वो, अ गाय लाइक दैट कुड बी यूजफुल ऑन अ पिच लाइक एकाना। तो अब चॉइस आपके पास दो है, या तो अगर सिद्धार्थ को ही खिलाने वाले हो तो उनकी जगह पे ले आओ, तो आपकी बैटिंग भी और एक्सटेंड हो जाएगी थोड़ी सी। अगर प्रिंस खेलने वाले हैं और सिद्धार्थ नहीं खेलेंगे तो फिर शहबाज को आप एक बैटर की जगह पर ही ला सकते हो, विच कुड बी अब्दुल समाद। अब्दुल समाद को तो मैं डेफिनेटली रखूंगा टीम में भाई। हाँ। तो मतलब या तो बदोनी ही होंगे या तो पंत तो है खुद, पंत तो हो नहीं सकते। बदोनी भी कहाँ ही होंगे यार, टेंशन है। हाँ तो मतलब बट नाउ देन यू कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर बॉलिंग। 5 ही बॉलर होने वाले हैं आपके पास, फिर आप देख लो, क्योंकि मिचेल मार्श ने साफ मना कर दिया बॉलिंग से। या तो फिर आप माकरम से बॉलिंग कराने को तैयार रहो कि माकरम 2-3 ओवर आपको डाल के देंगे और फिर प्रिंस को हम ले लेते हैं एज अ पेसर, तब तो मुझे फिर भी समझ में आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपसे 2 पेसर लेके जा रहे हो, शार्दुल एंड आवेश, आई डोंट थिंक यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ। आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस कुड बी कि पंत ओपनिंग करने आ जाए। हाँ तो स्ट्रेटेजिकली बातें करते हैं। देखो दो चीज़ों को मैं जनरली बिलीव करता हूँ, तो मिलर को नंबर 5 से बैटिंग करनी चाहिए, एंड पंत और माकरम का स्वैप क्या अब हो जाना चाहिए इस दिस पॉइंट, बिकॉज दोनों ही नहीं चल रहे, एंड आई थिंक पंत तो जेन्युइनली नीड्स सम हेल्प। मतलब ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसका चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पंत का चलेंगे तो वो बेटर भी रहेगा टीम के लिए। नहीं मतलब इंपॉर्टेंट यार दोनों का ही है, बट बात वही है ना कि आप पावर प्ले को मैक्सिमाइज, अगर आप सिर्फ मार्च पे डिपेंडेंट हो, अगर पंत आ जाएंगे भाई, मतलब पंत के लिए खुद बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो गया यार। यू नीड योर कैप्टन टू बी इन फॉर्म। कैप्टन फॉर्म में नहीं होता ना तो वाइब अच्छी नहीं रहती है टीम। प्लस उसके चलते आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा ना, आप प्रिंस भी खिला सकते हो, आप शहबाज अहमद भी खिला सकते हो, आप अब्दुल समाद भी खिला सकते हो, आप बदोनी भी खिला सकते हो। हाँ करेक्ट, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग टू बी डन विद दीज 2 गाइज। माकरम और इनका स्वैप मे नॉट बी दैट बैड ऑफ एन आइडिया। माकरम नीचे खेल सकते हैं, उनके ऊपर नीचे जो है आप देखो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, ऊपर पूरन होंगे नीचे मिलर आ सकते हैं, तो आप ऑल्टरनेट कर रहे हो बड़े अच्छे से। अच्छा मैं तो उनको ड्रॉप करने की बात कर रहा था। किसको? माकरम को। तुम ड्रॉप ही कर रहे हो? हाँ तो कौन लाओगे फिर? मैं तो शहबाज अहमद कह रहा था ना। कोई फॉरनर नहीं लाओगे भाई? मतलब जरूरत क्या है फॉरनर है कौन इनके पास लाने के लिए? माकरम की जगह शहबाज तो वो तो नीचे आएंगे ना, उसके चलते सारे प्लेयर्स, मिलर भी ऊपर आ जाएंगे, बदोनी भी ऊपर आ जाएंगे, अब्दुल समाद भी एक प्लेस ऊपर आ जाएंगे। फिर आप शमार जोसेफ को ला सकते हो ऐसे फॉरनर अगर आप चाहो तो, बॉलिंग में चाहो तो। या वाइल्ड थॉट, बट क्या पता मे बी अगर माकरम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो, क्योंकि आई थिंक छठा बॉलिंग ऑप्शन बहुत जरूरी है यार टीम को, वो भी नहीं है आपके पास तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्लस शार्दुल एट नंबर 8 हाँ एक अच्छा ऑप्शन है बैटिंग के लिए, लेकिन नॉट द बेस्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली, तो थोड़ा तो आपको ये देखना पड़ेगा। मुंबई के लिए आई थिंक अब तो सेम टीम ही होनी चाहिए मोस्ट लाइकली, दे हैव हिट द विनिंग कॉम्बिनेशन। आई थिंक नहीं करेंगे। अश्विनी ने परफॉर्म कर दिया तो वो डेफिनेटली नहीं हटेंगे। विल जैक्स और रिकल्टन का जो कॉम्बो है वो डेफिनेटली मिन्स से बेटर ही है। तो आई थिंक ये जो सॉफ्ट विघ्नेश को डेफिनेटली आप रखना चाहोगे। तो जो चेंजेस आपने लास्ट मैच में करे थे वो एनी डे बेटर ही बना रहे हैं आपकी टीम को। एक क्वेश्चन बस ये होगा कि क्या अगर एकाना में हमें टर्न और देखने को मिलता है तो क्या आप कर्ण शर्मा को लाना चाहोगे टीम में? किसकी जगह? अब ये आप देख लो कि कोई एक बॉलर को आप हटाना चाहते हो या बैटर को हटाना चाहते हो, या फिर यू थिंक कि विल जैक्स एज अ थर्ड स्पिनर कुड बी गुड इनफ, क्योंकि अभी विघ्नेश और सैंडनर है, अगर को तीसरे बंदे से स्पिन कराना, क्या तिलक वर्मा अवेलेबल है, विल जैक्स अवेलेबल है, नमनदीर अवेलेबल है। तो आर यू हैप्पी विद दैट? आपको एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए वो आप देख लो। जस्ट अ थॉट कि आप चाहो तो स्पिन डिपार्टमेंट और हैवी करने के लिए एक स्पिनर को ला सकते हो। नहीं भी हो रहा, आई थिंक यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑप्शंस, निकाल लो गया। बाकी हार्दिक पांड्या विद हिज कटर्स इन द मिडिल ओवर हैज बीन वेरी इफेक्टिव। तो प्लस अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग और आसानी होगी, तो शायद स्पिनर का तो रोल रहे भी ना। बट मैं बस एक ऑल्टरनेट थॉट पुट आउट कर रहा हूँ, अगर कोई चाहे तो ये देख सकता है। की बैटर्स की बात करते हैं, आई थिंक तिलक वर्मा वर्सेस रवि बिश्नोई। बिश्नोई का लास्ट मैच जो पिटाई हुई है, एंड तिलक वर्मा वुड वांट टू मैक्सिमाइज दैट भाई। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सम गुड बैटल। भाई तिलक वर्मा का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नॉट जस्ट फॉर मुंबई इंडियंस, फॉर द सेक ऑफ हिज ओन करियर एज वेल। क्यों? एंड वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस फॉर्म में श्रेयस अय्यर है, मुझे लग रहा है भाई 26 वर्ल्ड कप में आने से पहले ही नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर दिख जाएंगे हमें तिलक वर्मा की जगह पे। तो मुझे लगा श्रेयस अय्यर T20 टीम में नहीं आएंगे। 26 वर्ल्ड कप तक मुश्किल है भाई थोड़ा सा। भाई 1 साल है अभी तो एशिया कप भी खेलना है, अभी तो बहुत चांसेस हैं। मुझे तो लग रहा है श्रेयस अय्यर का बहुत जेन्युइन चांस है भाई कि वो दिख जाएंगे हमें, क्योंकि बहुत तगड़ा खेल रहा है इस वक्त।
और नंबर 3 पे मैं इसमें तिलक वर्मा की कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मतलब टू बी फेयर टू हिम वो मुंबई के वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स रहे हैं, देख के लग रहा है कि वो कर सकते हैं। लास्ट मैच में भी उनका अच्छा चल रहा था, जितने भी उनने 39-40 रन मारे थे गुजरात तो उनका मतलब। और द थिंग इज कि व्हेन यू आर कॉम्पीटिंग इन इंडिया तो यू ऑलवेज हैव टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। तो श्रेयस अय्यर जो कि ऑलरेडी इतने अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है आपको एज द टॉप स्कोरर ऑफ इंडिया, इतने ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है वाइड बॉल फॉर्मेट में, स्टिल यू हैव टू डू बेटर देन हिम टू बी इन द टीम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तिलक वर्मा का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई वर्सेस सिद्धार्थ या फिर शहबाज जो भी खेलेंगे, स्काई को लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट देखना, आई थिंक साई के शो को बड़े अच्छे से खेला था उन्होंने, तो वो एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट देखने में आ रहा है उनके आर्सेनल पे। ये किस तरीके से आप डोमिनेट करोगे सेकंड स्पिनर को, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। स्काई का पास जो फॉर्म चल रहा है, अगर एकाना भी परफॉर्म करते हैं मतलब ही इज फॉर श्योर कंडीशन का भी टेस्ट पास कर रहे हो। ये की बैटल आई डोंट नो, मुझे पिच करना चाहिए नहीं, बट रोहित शर्मा वर्सेस शार्दुल ठाकुर, आई थिंक रोहित शर्मा को इससे आसान ओपनिंग पेयर नहीं मिलने वाला, अगर यहाँ पे भी रन नहीं आ रहे। हाँ फिर वो थप्पा लग जाएगा कि भाई नहीं आ रहा अब यार। अगर एक टीम की ओपनिंग बॉलिंग शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं, और चलो आवेश खान तो फिर भी ठीक है, बट अभी फॉर्म में इतना अच्छे नहीं है, और प्रिंस आ रहे हैं, फिर एक इनएक्सपीरियंस बॉलर है, आपको इससे ज़्यादा आसान ऑनेस्टली अभी नहीं मिलेगा कुछ। तो शार्दुल भी भाई जिस फॉर्म में है वो एक टाइम अभी तक पर्पल कैप थी उनके पास यार, बट रोहित शर्मा की क्वालिटी का प्लेयर का एक्सक्यूज है क्या? इससे आसान आपको चांस नहीं मिल रहा भाई, ये लास्ट चांस है। मतलब शार्दुल ने जो भी करा है वो मतलब ही इज पंचिंग अबव हिज वेट। जब वो देख के लग रहा था, जो मीम्स आए थे अल्टीमेटली वो यही थे कि भाई एसआरएच बैटिंग करने वाली है और शार्दुल आपकी ओपनिंग बॉलर है, तो क्या हाल होने वाला है समझ जाओ आप। वो उनकी ब्रिलियंस है कि भाई उन्होंने उसमें भी इतने 4-4 विकेट निकाल लिए, पर्पल कैप ले गए वो बीच में आके। कभी ना कभी वो फॉर्म वापस इट इज गोइंग टू हिट बैक। तो अब रोहित शर्मा के पास जनरली इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा उनको अपना फॉर्म रिगेन करने के लिए। कमिंग टू एलएसजी's बैटिंग, आई थिंक मिचेल मार्श वर्सेस ट्रेंट बोल्ट वंस अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की बैटल होगा ये। अर्शदीप सिंह के वो हाथ से रीड नहीं कर पाए थे, ट्रेंट बोल्ट सेम एंगल के साथ आएंगे, प्लस मार्श अगर आउट हो रहे पावर प्ले में तो आपने बहुत हद तक बैटिंग किल कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड दूसरा बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरन वर्सेस सैंडनर, उनके फ्रंट लाइन स्पिनर और इनके बेस्ट बैटर। मतलब पूरन हैज टू डोमिनेट देम। चहल को करा था थोड़ी देर के लिए, फिर फेल हो गए थे। उससे पहले के दोनों मैचेस में ही वाज इम्पेकेबल। गुड चांस टू कंटिन्यूस डोमिनेंस, बट सैंडनर वुड नो थिंग और टू, मतलब सैंडनर इतनी आसानी से आप ले नहीं सकते हो। और लास्टली अब्दुल समाद को मैं रखना चाहता हूँ। और डेथ ओवर्स में अश्विनी कुमार को बॉलिंग मिलेगी, उनके 1-2 ओवर अगर टारगेट कर सकते हैं अब्दुल समाद, अगर पहले बैटिंग करी एलएसजी, कुड बी अ गेम चेंजर। जैसे लास्ट मैच है पंजाब में भी उनका जो टोटल था 50 ऊपर रन आए थे आखिरी 5 ओवर में, आने नहीं चाहिए थे। तो यहाँ पे एलएसजी की आप थोड़ी लाज बचा सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली आप 180 बनाओगे या 200 बनाओगे, 210 बनाओगे, उसमें अब्दुल समाद का डिफरेंस देख सकते हैं हमें। एंड सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, प्रेडिक्शन क्या लग रहा है इसका? आई थिंक आई वुड गो फॉर एन MI विन, एंड दैट इज सोनली बेस्ड ऑन बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस टेम्पलेट दैट LSG इज यूजिंग राइट नाउ। आई थिंक सूनर और लेटर हो सकता है अगेन उनका एक बहुत अच्छा दिन निकल जाए जहाँ पे प्लेयर्स ने परफॉर्म कर दिया, बट आई डोंट फील दैट कि इस टेम्पलेट के साथ आप टाइटल जीत सकते हो, इस टेम्पलेट के साथ आप टॉप 4 निकाल सकते हो। आई थिंक टॉस विल वंस अगेन बी क्रूशियल, बिकॉज LSG एक ऐसी टीम है जो अगर चेस कर रही हो तो यू स्टिल कैन नॉट रूल देम आउट। बट अगर पहले बैटिंग कर रही है, थिंग्स गेट बिट मोर, मतलब कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी होना, थोड़ा वैसा हो जाता है। मतलब मार्च को अगर आपने आउट कर दिया देन द गेम इज ऑल ऑन पूरन, एंड मार्च को आउट करना अगर पावर प्ले में, द बेस्ट पॉसिबल गाय दैट यू कुड हैव इज ट्रेंट बोल्ट परहैप्स, मतलब आफ्टर बुमराह या फिर अलॉन्ग साइड बुमराह एज वेल। भाई फुटबॉल तो बोल्ट ही खिलाते हैं, तो अगर बोल्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो मार्च जेन्युइनली आउट हो सकते हैं। उसके बाद पूरन को आना पड़ेगा, कहीं पूरन का भी विकेट ना निकल जाए, पावर प्ले के अंदर ही कोई भी एक का विकेट निकलता है आई थिंक उसके बाद वो चेस करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे भी लगता है मुंबई का सेस्ट तो है, एंड दिस इज द बेस्ट चांस फॉर मुंबई की अपना वो प्लेटफॉर्म सजा करके रखो, टेक ऑफ कर जाओ यहाँ से। एलएसजी के लिए भाई अगर ये हार जाते हैं मैच तो देन आई थिंक जो प्रेडिक्शन थी हमारी वो सही होती हुई दिखेगी। भाई आई एम फीलिंग रियली स्कैर्ड एंड बैड फॉर ऋषभ पंत। गोयनका साहब की सूनर और लेटर वो चीज आने वाली है भाई, कहीं ना कहीं। मतलब I can see it happening. Blame ऋषभ पंत भाई, you did not make a good team in the auction. हाँ for sure, but भाई businessman को कौन समझाएगा ये चीज? Plus ऋषभ पंत खुद तो परफॉर्म कर दे कम से कम। करे हाँ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ निकल के आए। मुझे बस यही डर है कि कहीं सीजन में जाते हुए आगे जाके हमें वापस वो नहीं दिखता कहीं ना कहीं। हो सकता है मतलब गोयनका जी स्मार्ट है ना भाई, सच अ बिग बिजनेसमैन, वो शायद वापस ये चीज़ ऑन ग्राउंड ना होते हुए दिखे हमें डिनर के टाइम पे, कहीं बाद में हमें दिख जाए, उसकी रिपोर्ट बाद में निकल के आ जाए, तो कहीं वो ऋषभ पंत के साथ ना हो। आई जस्ट वॉन्ट कि यार वो चीज़ सेफ रहे उस चीज़ से। एट द सेम टाइम डू सी रोहित शर्मा हैविंग अ गुड गेम?
नहीं हाँ सेम पता है, अभी ना वो फील ही नहीं आ रही पता है रोहित शर्मा से। आइडियली ही शुड, चीज़ है बड़ी। हाँ तो सजा के दे रखा प्लेटर पे ये गेम, बट बहुत मुश्किल है भाई अभी। हाँ सेम। लेट्स सी क्या होता है। वील हैव अ कॉन्वर्सेशन फ्राइडे के पॉडकास्ट से बातें करेंगे, बट आई थिंक आज के लिए हम लोग बस करते हैं। होप यू एंजॉय द एपिसोड। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइबर्स जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दें, 20 के तक हमें जल्दी से पहुंचना है। Yeah. और आज वंस अगेन मेकिंग अनाउंसमेंट, आज रात को लाइव स्ट्रीम करेंगे हम लोग, मैच के बाद आएंगे लाइव, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लाइव खत्म होती मेंबर्स ओनली हो जाएगी, तो अगर आपको एक्सेस चाहिए सारी लाइव स्ट्रीम्स का, मेक श्योर हमारी मेंबरशिप परचेज करें। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।